أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. पहले तो आप सभी आत्मविश्वास के और आज का प्रोग्राम किस लिए है? ये प्रोग्राम जिन बच्चों को अपना करियर या ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन जर्मनी में करना हो, तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, उसके लिए क्या क्या प्रोसेस है, किस टाइप्स की यूनिवर्सिटी है, क्या फीस स्ट्रक्चर है, फ्री कौन सी कोर्सेज फ्री है वगैरह वगैरह, तो उसके बारे में इंशाल्लाह मालूमात मिलेगी। हमारे साथ दो एक्सपर्ट्स हैं इस फील्ड के। एक है आकिब याकूब पड़ियार। आकिब ने डिप्लोमा किया था साबु सिद्दीक इंजीनियरिंग कॉलेज से सिविल इंजीनियरिंग में, फिर उन्होंने अपना बैचलर्स भी उसी कॉलेज से किया सिविल इंजीनियरिंग। उसके बाद उन्होंने जर्मनी में एमएससी सिविल इंजीनियरिंग किया फ्रॉम टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक। अभी फिलहाल वो एक एज अ स्ट्रक्चरल इंजीनियर जॉब कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह आकिब हमको अपने डिटेल्स में बताएंगे उनकी जर्नी कैसी रही, और आपके एजुकेशन रिलेटेड जो भी सवाल होंगे वो इंशाल्लाह आंसर करेंगे। उसी के साथ हमारे साथ है माज नज़ीर अहमद मखनोजिया। माज ने भी अपना एमएससी किया था आईटी में फ्रॉम साबरमती यूनिवर्सिटी, विच इज ऑल्सो फॉर्मली नोन एज केलॉग्स टीचर्स यूनिवर्सिटी, राइट, ये अहमदाबाद में है। और अपना एमएससी करने के बाद उन्होंने भी अपना एमएससी करने के लिए यानी डबल ग्रेजुएशन करने के लिए वो जर्मनी में गए, और अभी वो फिलहाल एमएससी इन आईटी मैनेजमेंट फ्रॉम बर्लिन स्कूल ऑफ बिजनेस एंड इनोवेशन से एमएससी कर रहे हैं। साथ ही साथ उनके पास 9+ years ऑफ एक्सपीरियंस इन सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन एंड सिस्टम एनालिस्ट। सो विदाउट टेकिंग फर्दर टाइम, मैं चाहता हूँ कि आज इस प्रोग्राम की जो मेन मकसद है उस मकसद पे ध्यान दिया जाए। तो हमारे साथ कुछ लोग जूम से भी जुड़े हुए हैं, कुछ लोग इस प्रोग्राम को यूट्यूब लाइव भी देख रहे हैं, ताकि जो लोग यहाँ पे अटेंड नहीं कर पाए तो उनको भी उसका फायदा हो। जूम में जिनको कोई क्वेश्चंस हो वो अपने क्वेश्चंस को प्लीज चैट में लिख दे, ताकि हमारे जो कोऑर्डिनेटर्स हैं उन क्वेश्चंस को कोलेट करके इंशाल्लाह स्पीकर्स को देंगे और उस स्पीकर क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। तो मैं अब माइक देता हूँ आकिब याकूब पड़ियार को। तो इंशाल्लाह वो आपको डिटेल में बताएंगे कि क्या प्रोसेस है, क्या नहीं है। इसी के साथ हमने कुछ क्वेश्चंस भी तैयार किए हैं, तो वो क्वेश्चन एंड आंसर्स भी सेशन होगा, ठीक है। जज़ाकल्लाह खैर। खड़े बैठिए। तो पहले मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ फिर से। स्कूल मैंने की थी MBM से, सब जानते ही होंगे। फिर 2017 में डिप्लोमा ख़त्म किया है साबु सिद्दीक से, और 2020 में डिग्री ख़त्म की है। सो
मैं भी आप जितना ही बड़ा हूँ, लाइक 20, आप लोग 20, 22, मैं 24। तो सबसे पहले कि जर्मनी जाना क्यों है, जर्मनी या यूरोप या कनाडा क्यों नहीं जाना है, या यूएसए क्यों नहीं जाना। अगर जैसे फॉर एग्जांपल मेरे लिए मेरी फाइनेंशियल कंडीशंस इतने कुछ खास थे नहीं कि लाइक मैं 40 लाख या 50 लाख भर के यूएसए या कनाडा या यूके कहीं जा सकूं। मैंने कोशिश की थी स्कॉलरशिप की यूके में, बट फिर मैंने जर्मनी सिलेक्ट किया। वो एक बेटर ऑप्शन है। कैसे है मैं आप सबको बताऊंगा। सबसे पहले तो अगर आप यूएसए या यूके या ऑस्ट्रेलिया ये सब नहीं अफोर्ड कर सकते 40 लाख 50 लाख, तो आपका काम 10 लाख में भी हो सकता है। और वो 10 लाख में आपका काम होगा यूरोप में। और 10 लाख भी मैं फीस नहीं बोल रहा हूँ, वो आपका खर्चे की बात कर रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल यूके यूरोप में बहुत सारी कंट्री है जहाँ फ्री एजुकेशन है, ऑलमोस्ट फ्री है, लाइक फीस कुछ भी नहीं है, जीरो। जर्मनी में है। पहले ही मेंशन कर दूं, जर्मनी में 2 यूनिवर्सिटी है पब्लिक जिनमें फीस है। एक है स्टटगार्ड की, जिसमें फीस है लाइक अराउंड 1.5 लाख पर सेमेस्टर, तो 4 सेमेस्टर यानी 2 साल का अराउंड 6 लाख हो रहा है। और एक है टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक जिसमें मैं हूँ, उसमें अभी तक फीस नहीं थी। अगले साल विंटर में फीस आएगी, जो कि अराउंड रहेगी 20 लाख 2 साल के। सो वो एकदम अनफीजिबल हो जाता है, फिर वो पूरा पॉइंट खत्म हो जाता है फ्री एजुकेशन का। स्टटगार्ड वाली फिर भी ठीक है क्योंकि 6 लाख 2 साल के एक्सेप्टेबल। तो और तुम में अगर किसी को जाना है तो फॉर एग्जांपल अगर उसने अगले समर सेमेस्टर तक अगर अप्लाई कर दिया तो उसकी पूरी एजुकेशन पे कोई फीस नहीं होगी। फीस सिर्फ विंटर 2024 के बाद है। ऑल्सो लाइक जर्मनी करने के बेनिफिट्स क्या है। आपको कोई कंट्री ऐसी नहीं मिलेगी जहां आप वर्किंग स्टूडेंट कर सकते हो काम के साथ, पढ़ाई के साथ। आप काम करोगे दूसरी कंट्रीज में, बट वो होगा आप डिलीवरी कर रहे हो या वेयर हाउस में काम कर रहे हो। जर्मनी में एक ऐसा ऑप्शन है कि आप कंपनीज में BMW, मर्सिडीज ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज में आप वर्किंग स्टूडेंट कर सकते हो। तो आप पढ़ाई भी कर रहे हो, उसके साथ साथ आपकी प्रोफाइल भी बन रही है। तो इसलिए जर्मनी एक बेटर ऑप्शन है। ऑल्सो डेनमार्क में फीस नहीं है, पोलैंड में फीस नहीं है, बट पोलैंड मैं नहीं रिकमेंड करूँगा। फिनलैंड में फीस नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी कंट्रीज है जहाँ नहीं है। तो ये सब आपको ढूंढना है और ये सब आपको रिसर्च करनी है आपके अपने हिसाब से, अपने कोर्स के हिसाब से या अपनी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग अगर आपको चाहिए यूनिवर्सिटी की रैंकिंग के हिसाब से। ऑल्सो एक जस्ट आपको मोटिवेट करने के लिए एक चीज़ मेंशन कर दूं, जैसे इंडिया की जो सबसे टॉप यूनिवर्सिटी है वो कौन सी है, IIT बॉम्बे। उसकी रैंकिंग क्या है, 150। तुम की रैंकिंग है अराउंड 49। सो अगर आपके लिए रैंकिंग मैटर करती है तो जर्मनी में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है जहाँ रैंकिंग भी अच्छी है। बट ये मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, रैंकिंग जर्मनी में बिल्कुल मैटर नहीं करती। ना रैंकिंग मैटर करता है ना आपके ग्रेड्स मैटर करते हैं। एक बार आप वहाँ पहुँच गए उसके बाद जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाओगे, आपके ग्रेड्स बिल्कुल नहीं पूछेंगे। वो बस देखेंगे कि आपने ये कोर्स किया है, ये यूनिवर्सिटी का नाम भी नहीं पूछेंगे आपसे। तो यूनिवर्सिटी कोई मैटर नहीं करती है। आपको आपका कोर्स देखना है, जो कोर्स आपको सही लगे, जो कोर्स आपके इंटरेस्ट से मैच हो। और ये सब आपको रातों रात नहीं होगा, इसके लिए आपको कम से कम 6 महीना रिसर्च करनी पड़ेगी, यूनिवर्सिटी ढूंढनी पड़ेगी, आपको शॉर्टलिस्ट करनी पड़ेगी, डेडलाइंस देखने पड़ेंगे उनके, आपको कौन सा कोर्स सही लगता है वो देखना पड़ेगा। और फॉरेन एजुकेशन में एक चीज़ होती है, सब कुछ इंडिया जैसा क्लियर नहीं होता। इंडिया में एक कोर्स है सबके लिए, वो एक कोर्स है। सिविल इंजीनियरिंग है तो सबके लिए सिविल इंजीनियरिंग है, नाम सिविल इंजीनियरिंग है और सबका कोर्स सिलेबस सब कुछ सेम है। बाहर ऐसा नहीं, बाहर कोर्सेज के नाम कुछ भी हो सकता है। अब सिविल इंजीनियर, अब एक कोर्स होगा जैसे कंप्यूटेशनल मैकेनिक्स, अब आपको लगेगा ये मैकेनिकल का कोर्स है, बट वो है सिविल और कंप्यूटर के बीच का कुछ। तो ये आपको नाम के साथ साथ थोड़ा बहुत रिसर्च करके फिर ये सब आपको पता चलेगा। और इसमें आपकी कोई भी हेल्प नहीं करेगा, सब आपको खुद करना, टाइम लेना है, रिसर्च करनी है। मुझे खुद रिसर्च करने में मैंने 7th सेमेस्टर में शुरू की, फिर मैंने 1 साल रिसर्च की, फिर कोविड आ गया, फिर 1 साल मैं घर पे बैठा था, फिर उसके बाद अलहमदुलिल्लाह 2021 अक्टूबर में मैं गया, तो आज मुझे 2 साल हो गए।
और हाँ, तो ये तो हो गया बैकग्राउंड कि क्यों जाना है क्यों नहीं जाना है। और फिर उसके बाद अभी प्रोसीजर। तो सबसे पहले 2-3 वेबसाइट है, उनके नाम आप लिख ले दो कहीं पे। मैं ये जर्मनी की स्पेसिफिक बता रहा हूँ, बाकी कंट्रीज के नहीं। एक है डार्ड, DAAD, और एक है यूनिअसिस्ट, UNI असिस्ट। डार्ड, DAAD। हेलो हेलो। तो ये 2 वेबसाइट हैं। एक तो है डार्ट जो जर्मनी की लाइक गवर्नमेंट की एक वेबसाइट है, और यूनिअसिस्ट है जो एक थर्ड पार्टी पोर्टल है। जैसे आप फॉर्म वॉर्म भरोगे तो उसमें भी आपको ये वेबसाइट यूज करनी पड़ेगी। अब एप्लीकेशन के 2 तरीके हैं। एक तो है डायरेक्ट, जो यूनिवर्सिटी के फॉर्म होते हैं उसमें आप डायरेक्ट भर सकते हो, और मोस्टली यूनिवर्सिटी के फॉर्म्स फ्री हैं। बट कुछ कुछ यूनिवर्सिटी है जहाँ फॉर्म्स के भी अराउंड 5,000-6,000 इंडियन रुपीज कॉस्ट है। उसके बाद ये है यूनिअसिस्ट। अब कुछ कुछ वेबसाइट्स हैं जिनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन खुद से नहीं करना है, तो वो थर्ड पार्टी को देते हैं यूनिअसिस्ट को। तो यूनिअसिस्ट डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके फिर यूनिवर्सिटी को भेजती है, और फिर वहां पे आपको यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे फिर से अप्लाई करना है विद अ डॉक्यूमेंट दैट यूनिअसिस्ट प्रोवाइड्स। तो बस ये है। और जो सवाल लिखे थे मैं पहले उनका जवाब दे देता हूँ, फिर उसके बाद आप सबको जो भी सवाल होंगे वो आप कर सकते हैं। तो पहला सवाल हमने लिखा था, व्हाई चूज जर्मनी टू स्टडी एज अ फॉरेन स्टूडेंट। तो इसका आई थिंक मैं एक जवाब दे चुका हूँ। फिर भी अगर आपको किसी को कुछ सवाल है तो आप बाद में पूछ सकते हैं। व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ स्टडिंग इन जर्मनी। सो रिक्वायरमेंट ऐसा है कि जर्मनी में ग्रेड मैटर इतना नहीं करता। लाइक अगर आपका 6 पॉइंटर है 7 पॉइंटर है तब भी आपको एक एडमिशन मिल सकता है, बट उसके लिए आपकी प्रोफाइल एकदम एक्सेप्शनल होनी चाहिए। जैसे अभी मेरा एक दोस्त है, उसका ग्रेड है 6.6, उसका एडमिशन किया है टुम में किया है, और टुम लाइक जर्मनी की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है। अब आप बोलोगे 6.6 पे कैसे हो गया, तो टुम या ये जर्मन यूनिवर्सिटीज ग्रेड नहीं देखती, वो देखती हैं आपके क्रेडिट्स। लाइक जो सब्जेक्ट उस कोर्स में पढ़ाए जाएंगे वो सब्जेक्ट आपके पहले वाले कोर्स से मैच करते हैं या नहीं करते हैं। जैसे अब मैंने किया था डिप्लोमा फॉर एग्जांपल, तो डिप्लोमा में फर्स्ट ईयर, डिप्लोमा करने के बाद आप डिग्री में फर्स्ट ईयर नहीं करते, आप डायरेक्ट सेकंड ईयर में जाते। उसकी वजह से आपका M1 और M2 आपके क्रेडिट से हट जाता है। अब इस वजह से मेरे बहुत सारे यूनिवर्सिटी से रिजेक्शन आए, क्योंकि उनको क्रेडिट्स चाहिए थे, उनको मेरे ग्रेड से कोई मैटर नहीं था। अब मेरे पास M1 M2 नहीं है, मेरे पास फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं है डिग्री में फर्स्ट ईयर में। अब ये बात उनको मैं कैसे समझाऊं। तो उसके लिए भी मैंने बहुत सारे मेल वेल लिखे थे। और एक चीज़ है कि वहाँ की यूनिवर्सिटीज फ्लेक्सिबल है, इंडियन यूनिवर्सिटीज की तरह नहीं है कि आपके एक वो आया उसमें आपका नाम नहीं आया तो आपका कुछ नहीं हो सकता। आप अगर उनको लिखो, लेटर लिखो और आपका मोटिवेशन बताओ तो आपका 6 पॉइंटर पे भी एडमिशन हो सकता है। सो अगर आपका पॉइंटर लेस है तो इतना कोई फिक्र करने की बात नहीं है। अब रिक्वायरमेंट्स में एक तो सबसे बेसिक होता है आईएलटीएस। आईएलटीएस भी पहले इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, बट अब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी एपीएस आ चुका है। एपीएस एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, वो इंडिया का है, उसमें 3-4 महीने लगते हैं। वो बस खाली अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके हमको एक लेटर देते हैं जिसमें लिखा रहता है कि आपके डॉक्यूमेंट रियल है, फेक नहीं है। तो सबसे पहले आपको आईएलटीएस देना होगा, बट वो बात की बात है, इतना जल्दी नहीं। और आईएलटीएस में क्या है वो सब कुछ यूट्यूब पे है, और आई एक्सपेक्ट कि अगर आप बाहर जा रहे हो तो आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी हो कि आपको आईएलटीएस में इतनी दिक्कत नहीं हो। फॉर एग्जांपल कुछ कुछ बच्चे मैंने देखे जो आईएलटीएस की 6 महीने की कोचिंग ले, वो सही नहीं है, क्योंकि एक लैंग्वेज है जो आप 20 साल से सीख रहे हो, अगर आपको उसको फिर से सीखने के लिए 6 महीने का टाइम लगे तो आई डोंट थिंक कि आईएलटीएस हो गया। आईएलटीएस के बाद आपके डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ते हैं। डॉक्यूमेंट्स में होता है ट्रांसक्रिप्ट सबसे पहले।
ट्रांसक्रिप्ट आपकी कॉलेज बना के देती है। ट्रांसक्रिप्ट में कुछ भी नहीं होता, बस वो एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आपके रिजल्ट्स कॉपी किए हुए होते हैं और उसमें बस यूनिवर्सिटी का स्टैम्प होता है। बस वो एक वेरिफिकेशन है। रिजल्ट्स जैसे कोई भी फेक बना सकता है, बट ट्रांसक्रिप्ट कोई फेक नहीं बना सकता। ट्रांसक्रिप्ट सील्ड होता है, यूनिवर्सिटी का स्टैम्प होता है उन पे और खोल नहीं सकता कोई उसे। तो वो डायरेक्ट आपकी यूनिवर्सिटी के पास जाके वो डायरेक्ट खोलते हैं उसे। ट्रांसक्रिप्ट हो गया, फिर होते हैं LOR, लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस। ये कोई बड़ा डॉक्यूमेंट नहीं है, बस 3 लेटर होते हैं, एक या दो टीचर के, जिनमें टीचर आपकी तारीफ करती है कि आप काबिल हो, ये हो वो हो। और वो यूजुअली सब लोग कॉपी करता है एक दूसरे का, क्योंकि ना वो यूनिवर्सिटी पढ़ती है ना वो इतना कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, बस जस्ट एक वेरिफिकेशन के लिए होता है। और कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज होती हैं जो आपके टीचर्स को वापस मेल करती है। जो आप LOR लिखोगे उसमें आपके टीचर का मेल होगा। तो कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज होती हैं जो आपके टीचर को वापस मेल करती है कंफर्मेशन के लिए। तो अगर आपकी यूनिवर्सिटी वैसी है तो आप ये पहले चेक करके टीचर से लाइक कम्युनिकेट कर सकते हैं कि अगर कोई मेल आया तो आप रिप्लाई दे दें। और हाँ, तो टीचर कौन सा सिलेक्ट करना है? टीचर वो सिलेक्ट करना है जिसने आपको कभी कुछ सिखाया हो, या सबसे बेस्ट हो कि वो PhD होल्डर हो, डॉक्टर हो उसके नाम के आगे, या तो वो आपने उसके अंडर कोई प्रोजेक्ट किया हो। लाइक आपका जो फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट है उसके आपने जिस टीचर के अंडर किया था, अगर आप उस टीचर को लेंगे तो सबसे बेस्ट इंप्रेशन पड़ेगा, क्योंकि आप उसके अंदर लिख सकते हो LOR के अंदर कि ये हुआ था। LORs हो गए, ट्रांसक्रिप्ट्स हो गए, उसके बाद लेटर ऑफ मोटिवेशन आता है। ये एक डॉक्यूमेंट है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। ये एक डॉक्यूमेंट है जो आपका एडमिशन करा भी सकती है और रोक भी सकती है। आपका भले ही 9.5 पॉइंटर हो, बट आपके लेटर ऑफ मोटिवेशन कहीं से कॉपी किया होगा, क्योंकि ये एक डॉक्यूमेंट है जो हर जगह चेक होता है। लाइक क्या होता है वो जो कहीं से कॉपी किया होता है उसको क्या बोलते हैं, भूल गया। हाँ नहीं, या तो आपने AI से लिखा है या आपने कहीं से किसी का कॉपी किया है या नेट से कहीं से उठाया है। तो ये डॉक्यूमेंट है जो बहुत डिटेल में चेक होता है। तो इसलिए मेक श्योर कि ये डॉक्यूमेंट आप खुद से लिखें ना। अगर आपने एजेंट भी करवाया है तो ना उससे पैसे लेके लिखें, ना उसको पैसे देके लिखें, ना कैसे भी नहीं, खुद से लिखें। जो अपना मोटिवेशन है उसका एक फॉर्मेट होता है कि वो आपको नेट पर मिल जाएगा, बस वो फॉर्मेट फॉलो करें और वो लेटर आप खुद से लिखें। एक 1.5 पेज का बहुत होता है लेटर ऑफ मोटिवेशन बस। और आपकी डिग्री लगती है और IELTS डॉक्यूमेंट्स में वो तो हर कोर्स के हिसाब से चेंज होते रहता है। तो वो आप जब आपके कोर्स फाइनलाइज कर लोगे, आप जब अपना यूनिवर्सिटी फाइनलाइज कर लोगे, तो उसके हिसाब से आपको अपने डॉक्यूमेंट्स बनाने। और डॉक्यूमेंट्स का पीरियड भी ऑलमोस्ट अराउंड 6 महीने लगते हैं डॉक्यूमेंट्स पूरे बनने में। What academics and other documents are required for applying? तो जैसे मैंने आपको समझाया कि क्रेडिट्स मैटर करता है। आपके जो प्रीवियस ईयर्स के प्रीवियस जो आपने कुछ भी किया होगा, मैकेनिकल, मैकेट्रॉनिक्स, और आपको जो वहाँ सब्जेक्ट लेना है, तो ऐसा ना हो कि उसके सब्जेक्ट्स मैच ही नहीं हो रहे आपसे। तो यूनिवर्सिटी वैसे ही आपको रिजेक्ट कर देगी। अगर उनके कुछ रिक्वायरमेंट्स है कि उनको मैथ्स में फॉर एग्जांपल 18 क्रेडिट्स चाहिए, बट आपके 18 नहीं है, आपके 6 ही है जैसे मेरे थे, तो वो आपको सीधा रिजेक्ट कर देगी, वो आपका पॉइंटर नहीं देखेगी। और what are the admission enrollment criteria at German universities and other higher education? तो एक सब वो बता देता हूँ मैं। यूनिवर्सिटीज के बीच का डिफरेंस, 2 टाइप की यूनिवर्सिटीज होती हैं, पब्लिक और प्राइवेट। प्राइवेट में कभी नहीं जाना। प्राइवेट में होती है फीस 20-20 लाख की, और प्राइवेट कभी भी बंद हो जाती है। प्राइवेट रिकॉग्नाइज नहीं होती, वो बस एक जैसे स्कैम तो नहीं बोल सकते, बट जैसे इंडिया में होती है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज वैसे होती है। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल टुम की भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, टुम इंटरनेशनल, जो सिंगापुर में है, म्यूनिक में भी है, बट उसमें फीस है 30 लाख और वो इतनी रिकॉग्नाइज भी नहीं है। उसकी रैंकिंग कुछ 200-300 पार है। तो गो फॉर पब्लिक यूनिवर्सिटीज बिकॉज दे आर फ्री एंड दे आर रिकॉग्नाइज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। और पब्लिक यूनिवर्सिटीज में भी 2 टाइप की है, एक है अप्लाइड साइंसेस और एक है, उसका भी कुछ टर्म है जो मुझे याद नहीं है, बट 2 टाइप की है, एक अप्लाइड साइंसेस है और एक नॉर्मल यूनिवर्सिटीज है। नॉर्मल यूनिवर्सिटीज में वैसी पढ़ाई होती है जैसे हमारे यहाँ होती है। लाइक यूनिवर्सिटीज की पढ़ाई है, क्लास होगी, टीचर आएगा, प्रोजेक्ट होंगे, ये वो। और अप्लाइड साइंसेस में आप समझ गए होंगे कि मोस्टली प्रैक्टिकल्स होता है। आपको
हाथों से काम कराएंगे, जैसे हमारे यहाँ वेल्डिंग और ये सब जो करवाते थे हम, वैसे अगर आप अप्लाइड साइंस में जाओगे तो सिविल में आपको फिर वो टेस्ट करना सिखाएंगे और सब कुछ अपने हाथों से ब्रिकलेइंग और ये वो सिखाएंगे। सो वो आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है, आपको अप्लाइड साइंस में जाना है या आपको जो नॉर्मल यूनिवर्सिटीज है उसमें जाना है। डू वी हैव एन इंडियन कम्युनिटी इन जर्मनी? इंडियन कम्युनिटी ये मैं बाद में देता हूँ इसमें। व्हाट आर द जर्मन स्टडी वीजा रिक्वायरमेंट्स? F1 वीजा रिक्वायरमेंट्स को इतने है नहीं। वीजा रिक्वायरमेंट्स जस्ट यही है कि आपके पास एनरोलमेंट लेटर होना चाहिए, आपकी जो भी यूनिवर्सिटी से एनरोलमेंट है उसका, और बाकी जो नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स होते हैं पासपोर्ट और ये वो। तो वीज़ा इज़ नॉट अ बिग डील फॉर जर्मनी बिकॉज बहुत आसान है वीज़ा। यूएसए या यूके की तरह बहुत नहीं, यूके का भी आसान है, यूएसए की तरह डिफिकल्ट नहीं है कि आपको एक साल लग रहा है। कुछ टाइम लगता है, वो एपीएस में टाइम लगता है। एपीएस जो अभी नया डॉक्यूमेंट आया वो फेक डॉक्यूमेंट्स की वजह से लेना पड़ता है, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो आप अपनी प्रिपरेशन या अपने टाइमलाइन उस हिसाब से सेट करें। एपीएस के लिए कम से कम अभी इस टाइम 6 महीने लग रहा है, तो ये सब आप पहले से अपना टाइमलाइन और सब कुछ सेट करके रखें। मोस्टली आप लोग या तो लास्ट सेमेस्टर या लास्ट ईयर में, तो आप ये सब पहले से ही प्लान कर सकते हैं। अगर आप लास्ट ईयर में है तो ये सबसे बेस्ट टाइम है सब कुछ शुरू करने का, क्योंकि टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। What are the top universities to study in Germany? Which are the best universities for my field of study? तो टॉप यूनिवर्सिटीज जैसा कुछ भी नहीं होता जर्मनी, सारी यूनिवर्सिटीज एक लेवल में। बस ये है कि कोई बड़ी है कोई छोटी है, किसी का नाम ज़्यादा फेमस है, किसी का इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा फेमस है, बट ऐसा नहीं चलता। फॉर एग्जांपल कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके आपने नाम भी नहीं सुने होंगे और वो बहुत कहीं गांव में जंगल में जाके, बट कुछ पर्टिकुलर कोर्सेज के लिए वो यूनिवर्सिटी सबसे बेस्ट है। अब आर्किटेक्चर के लिए एक यूनिवर्सिटी है, नाम याद नहीं है, बट है एक यूनिवर्सिटी जो जंगलों के बीच है, बट उसकी रैंकिंग एकदम कम है। लेकिन वहाँ रैंकिंग और ये सब मैटर नहीं करते, वो आर्किटेक्चर के लिए बेस्ट है तो है। तो जो आर्किटेक्चर्स वहाँ से निकलते हैं उनकी अलग वैल्यू होती है। और मैं रेकमेंड करूँगा कि आप मेजर सिटीज़ में जाएं। आप गाँव में जाके या जंगलों में जाके वहाँ जाके पढ़ाई करोगे तो आपको हलाल खाना नहीं मिलेगा, मस्जिदें नहीं मिलेगी, लोग नहीं दिखेंगे, उससे डिप्रेशन और अकेलापन बहुत होता है। What course is best for a job in Germany? ये एक वो है वो लाइक एक लोगों ने वो बना रखा है कि जर्मनी मतलब कार या जर्मनी मतलब मैकेनिकल। ऐसा कुछ भी नहीं है, हर चीज़ हर कोर्सेज है और सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और कंप्यूटर और आईटी वालों के लिए तो है ही बहुत ज़्यादा। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैकेनिकल वालों का होगा या किसका होगा। सिविल वाले बीएमडब्ल्यू में काम कर रहे हैं, सिविल वाले मर्सिडीज में काम कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ बीएमडब्ल्यू सिर्फ गाड़ी नहीं बना रही, वो सस्टेनेबिलिटी में भी है, वो एनर्जी में भी है, वो कंस्ट्रक्शन में भी है, तो हर चीज़ में। तो ये आपको डिसाइड करना है। आप कोई भी फील्ड हो, कोई भी कोर्स से हो, आप टीचिंग में हो, मेडिकल वाले भी जा सकते हैं, कोई भी हो, कॉमर्स में हो, आर्ट्स में हो, सबके कोर्सेज हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो सिर्फ मैकेनिकल या गाड़ियों के लिए। What English language proficiency tests such as TOEFL, IELTS and PTE? एक सबसे इजी है IELTS दे दो, TOEFL और उसके पीछे मत जाओ। IELTS सबसे सिंपल है, और IELTS देना है तो IDP आपने सुना होगा। IDP यहाँ पे विले पार्ले में भी है और बॉम्बे में भी है। IDP एक थर्ड पार्टी लाइक एक ऑर्गेनाइजेशन है जो IELTS को ओन करती है ब्रिटिश कैम्ब्रिज के साथ। ये दो ऑर्गेनाइजेशन है जो IELTS को ओन करती है, लाइक IELTS उनकी एग्जाम है। एक है IDP और एक है ब्रिटिश कुछ तो है, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और IDP एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको, अगर आपको 6-7 कंट्रीज है जैसे आयरलैंड है, USA, UK, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इनमें जाने में हेल्प करती है फ्री ऑफ कॉस्ट। वो आपसे कोई चार्ज नहीं लेते, सब कुछ फ्री है। वहाँ जाके आपकी पूरी हेल्प करेंगे वो A to Z। बस यही है कि वो जिस कंट्री में आपको भेजते हैं वहाँ फीस है। अगर आप फीस अफोर्ड कर सकते हो तो आप IDP भी एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि वो अच्छी यूनिवर्सिटीज में भेजते हैं। फॉर एग्जांपल ब्रिटिश कोलंबिया, कनाडा में, इधर उधर कुछ तो वेस्टर्न सिडनी, ये वो बहुत सारी ऑलमोस्ट सब यूनिवर्सिटीज का उन कंट्री में IDP का कोलैबोरेशन है। तो अगर आपका ऑप्शन है कनाडा या USA, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया,
तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है कोई एजेंट मत लो, कोई कुछ कहीं मत जाओ, सीधा जाओ आईडीपी। यहाँ सबसे नज़दीक में विले पार्ले में है आई थिंक, मैं वहीं गया था आईएलटीएस रजिस्टर करने के लिए, और आईएलटीएस एग्जाम तो वहाँ देना ही पड़ेगा। और व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ लर्निंग द जर्मन लैंग्वेज? डू यू नीड टू प्रोवाइड प्रूफ ऑफ सफिशिएंट जर्मन लैंग्वेज स्किल्स? वो कोर्सेज के हिसाब से डिपेंड होता है कि आपको अपना जर्मन लैंग्वेज स्किल्स प्रूफ करना है या नहीं करना। और कोर्सेज तो मोस्टली इंग्लिश में भी होते हैं, बट इंग्लिश वाले कोर्सेज में भी आपको प्रूफ करना पड़ता है कि आपको जर्मन आती है नहीं आती। तो जैसे मेरे केस में मुझे 1 साल का टाइम था कि मैं अपनी जर्मन प्रोफिशिएंसी उन्हें बताऊं, और वो कोई इतना डिफिकल्ट टास्क नहीं है। वो यूनिवर्सिटी के अंदर एग्ज़ाम होती है जो बहुत सिंपल होती है, ऑनलाइन होती है। अगर आप वो एग्ज़ाम क्लियर कर दोगे तो आपका प्रूफ हो जाएगा। वो भी 1 साल के अंदर अंदर, जैसे आप यूनिवर्सिटी में पहुंचे तो विद इन अ ईयर आपको वो एग्ज़ाम देना है, और वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। उसके भी लेवल्स होते हैं, लाइक जो सबसे लोएस्ट लेवल है लैंग्वेज का, आपको वो प्रूफ करना पड़ता है अगर आपका कोर्स इंग्लिश में है। और बेनिफिट्स, जर्मन सीखने के बहुत बेनिफिट्स हैं, लाइक बेनिफिट्स है आपको जॉब में प्रायोरिटी मिलेगी। फॉर एग्जांपल आप जाते ही 6 महीने के अंदर अंदर आप जॉब कर सकते हो वहाँ एज अ वर्किंग स्टूडेंट। आप डिलीवरी वाले और वो सब जॉब तो कर ही सकते हो, बट अगर आपको अपनी फील्ड में जॉब करना है तो उसके लिए जर्मन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मुझे 1 साल लग गया क्योंकि मुझे जर्मन नहीं आती थी, और जो मेरे दोस्त हैं मैनेजमेंट में या और दूसरी फील्ड में जहाँ जर्मन में काम नहीं होता, जहाँ इंग्लिश में काम होता है इंटरनेशनल में, उनको विद इन 6 मंथ्स पीरियड में ये वर्किंग स्टूडेंट की जॉब लग जाती है। स्टार्टिंग के 2 मंथ्स तो ऐसे ही निकल जाते हैं, 2-3 महीने डॉक्यूमेंट्स बनाने में इसमें उसमें, बट जॉब ढूंढना इतना डिफिकल्ट टास्क नहीं है वहाँ, अगर आपकी जॉब इंग्लिश में है। अगर आपकी जॉब जर्मन में है जिसमें आपको कस्टमर से रिलेट करना है या सवाल जवाब करना है, तो फिर डिफिकल्टी है, उसके लिए आपको जर्मन सीखनी पड़ेगी। और अगर आपने जर्मन सीख ली तो सबसे बेस्ट है वो, क्योंकि फिर आपको जॉब ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं होगी कहीं भी। डेडलाइंस फॉर डायरेक्ट एनरोलमेंट, डेडलाइंस तो सब कोर्सेज के डिफरेंट है। 2 टाइम पे वहाँ शुरू होते हैं कोर्सेज, एक विंटर सेमेस्टर, एक समर सेमेस्टर। विंटर स्टार्ट्स इन अक्टूबर, समर स्टार्ट्स इन अप्रैल। सो उनके डेडलाइंस यूजुअली उसके 6 मंथ्स प्रायर होते हैं, लाइक 6 महीने पहले आपको सब एप्लीकेशन और ये सब करना पड़ेगा। उसके 2-3 महीने के बाद रिजल्ट्स आएंगे उसके, फिर उसके बाद आपको वीज़ा प्रोसीजर और ये सब शुरू करना पड़ेगा। और जैसे मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, मुझे एडमिशन आया था 2021 के समर में, बट वो इतना लेट आया था कि मेरे पास वीज़ा और ये सब करने का टाइम नहीं था, तो मैंने उसको डिफ़र कर दिया। ये एक अच्छा ऑप्शन है कि आप अपना सेमेस्टर डिफ़र कर सकते हो। अगर आपको समर में आया है बट आपके पास उस टाइम आपका कुछ चल रहा है, आपको उस टाइम नहीं जाना है, तो आप बस खाली उसको रिजेक्ट कर सकते हो, और वो आपका एडमिशन अगर आया था तो वो रह जाएगा वैसे का वैसे ही। फिर आपको बस नेक्स्ट जब पोर्टल ओपन होता है तब अप्लाई करना होता है, और विद इन 2-3 डेज वो आपको वापस से एक्सेप्टेंस भेज देते हैं। और जब आप पहली बार करते हो तो यूजुअली उसके बीच में 2 या 3 महीने लगते हैं, डेडलाइन और रिजल्ट्स आने के बीच में। जब आपने अप्लाई किया था उसके बीच में नहीं, जब खत्म हो रहा है उनका डेडलाइन, उसके बाद आपको 2 से 3 महीने लगते हैं रिजल्ट्स आने में। और वहाँ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला कुछ भी नहीं है। जैसे कनाडा में फॉर एग्जांपल आपने जितना जल्दी अप्लाई किया उतना जल्दी आपको लेटर आएगा, या उतने ज़्यादा आपके चांसेस बढ़ जाएंगे एक्सेप्ट होने के। वहाँ ऐसा कुछ नहीं है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला। तो आप कभी भी अप्लाई करो, सबके रिजल्ट ऑलमोस्ट साथ में आते हैं, 1-2 दिन आगे पीछे, बट यूजुअली साथ में आते हैं। टेंटेटिव कॉस्ट, तो खर्चा कितना होता है? सबसे पहले वीज़ा के लिए आपको बनाना पड़ेगा ब्लॉक्ड अकाउंट। ब्लॉक्ड अकाउंट आपने वैसे यूरोप में ब्लॉक्ड अकाउंट होता है। ब्लॉक्ड अकाउंट में आपको अपने आगे के 12 महीने का खर्चा दिखाना पड़ता है कि आप सर्वाइव कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। जो आपको लाइक फॉर एक अकाउंट होता है जो जर्मनी में होता है, करंट अकाउंट के टाइप होता है, आपको यहाँ से उसमें पैसे भेजने पड़ते हैं, ऑलमोस्ट 10 लाख। अभी वो कुछ अमाउंट चल रहा है 10,000 समथिंग यूरोस, तो वो इंडिया के 9 लाख 10 लाख होते हैं, जो एक्सचेंज रेट के साथ और ये सब करने के बाद 10 लाख हो जाते हैं। तो फिर वो आपके अकाउंट में वहाँ पड़ा रहता है, वो आप नहीं निकाल भी नहीं सकते, वो आप कुछ उसको यूज़ नहीं कर सकते जब तक आप वहाँ ना पहुँच जाए। और जैसे ही आप वहाँ पहुँच जाते हैं तो हर महीने का, जैसे 12 महीने का अमाउंट था वो, हर महीने आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट, फॉर एग्जांपल 800 यूरोस 900 यूरोस,
वो आपके अकाउंट में डालते रहते हैं ताकि आप अपना खर्चा उठा सको। और वो फीस नहीं है, वो कुछ नहीं है, वो बस आपका खर्चा है जो आपको दिखाना ही पड़ेगा अगर आपको वीज़ा चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट नहीं चाहती कि आप वहाँ जाके फिर उल्टे सीधे काम करो या किसी से पैसे बोरो करो। आ जाते थे बट उनके पास पैसे नहीं है तो वो कैसे सर्वाइव करेंगे थर्ड वर्ल्ड में जहाँ उनका कोई रिलेशन नहीं है और ये नहीं है, तो बस उस सेफ्टी के लिए आपको ब्लॉक अकाउंट डालना पड़ेगा। तो वो आपका ही खर्चा है। और जैसे आप वहाँ पहुँच गए उसके बाद महीने का खर्चा कितना होता है? सबसे मैक्सिमम रेंट है म्यूनिक, फ्रैंकफर्ट और ऐसी जगहों पर, जो कि स्टूडेंट डॉर्म्स में अराउंड 350 यूरोज 360 यूरोज है, दैट इज समथिंग अराउंड 35,000। तो वो यहाँ के लिए ज़्यादा है बट वहाँ के लिए बहुत कम है। 350 यूरोज या 400 यूरोज में आपको कहीं डॉर्म वॉर्म मिल रहा है तो बहुत लोएस्ट रेट पे। तो टोटल आपका फिर सब मेजर खर्चा है रेंट का, फिर आता है इंश्योरेंस 120 यूरोज, और फिर ग्रोसरीज के अराउंड आता है 200 यूरोज। तो टोटल आपका खर्चा जब मैं नया नया गया था तब आता था 600, बट अब इन्फ्लेशन और ये वॉर्स की वजह से खर्चा, इसलिए ब्लॉक अकाउंट का भी अमाउंट इंक्रीज हो रहा है, तो 800 आपका खर्चा होगा अराउंड। बट इससे डरना नहीं है क्योंकि ये सिर्फ 1-2 महीने की बात है। जब तक आपका सोशल सिक्योरिटी है, जैसे अपना आधार कार्ड है वैसे आधार कार्ड नहीं आ जाता वहाँ पे, जैसे ही आपका वहाँ का आधार कार्ड आया आप काम करना शुरू कर सकते हो, जॉब आपको विद इन अ वीक मिल जाएगी। मैं आपको वर्किंग स्टूडेंट की बात नहीं कर रहा, मैं एज लाइक डिलीवरी और या वेयर हाउस में काम करने वाली। और ये सब काम छोटे नहीं होते वहाँ, कोई भी काम छोटा नहीं होता, आपको जो काम मिले आपको कर लेना, क्योंकि आप ऐसा मत सोचोगे तो डिलीवरी का काम है या घर वाले क्या बोलेंगे, कुछ नहीं होता वहाँ, सब करना पड़ता है, डिलीवरी का भी करना पड़ता है, साफ सफाई भी करनी पड़ती है, हर काम करना पड़ता है और कोई छोटा बड़ा नहीं होता उससे। तो जैसे ही आप 2 महीने में वहाँ पहुँचोगे तो विद इन 2 मंथ्स आप काम शुरू करते हो और उस काम से आप अराउंड 1100 यूरोज या 1200 यूरोज कमा सकते हो, 1000 यूरोज पकड़ लो मिनिमम। तो 1000 यूरोज माइनस 800 आपके पास 200-300 बचता है, उससे आप घूमना फिरना ये सब कर सकते हो। सो कॉस्ट इज लाइक खर्चा इतना नहीं है, खर्चा उतना ही है जितना आप कमा लोगे। तो आपको एक गोल बनाना है कि जितना भी आपका ब्लॉक अकाउंट है वो आप अपना सेफ रखो। आप वहाँ जाओ 2 महीने में आप काम वाम करो, अपना जितना ब्लॉक अकाउंट था उसको पड़े रहने दो वैसे ही। तो आपके एंड में आपके पास 10 लाख या जो भी है वो सेव करके रखना है, या तो फैमिली को आप वापस भेज सकते हो जो भी अमाउंट है महीने महीने, बट वो ब्लॉक अकाउंट आपको एक साथ नहीं आएगा, वो आपको महीने महीने का आएगा। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के टेंटेटिव कॉस्ट, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज सेम लाइक 1 साल का 10 लाख 7 lakhs, बट आई वोंट रिकमेंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। लिस्ट ऑफ कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज इन पोर्टल टू अप्लाई। कॉलेजेस नहीं यूनिवर्सिटीज होते हैं, यूनिवर्सिटीज बहुत है, हर शहर का एक यूनिवर्सिटी होता है और वो आपको डार्ड और यूनिवर्सिटीज में मिल जाएगा, तो बस आपको ढूंढ के अप्लाई करना है। और आपको अगर पूरे यूरोप का चाहिए तो इंडिया की एक वेबसाइट है शिक्षा अब्रॉड, उसमें आपको सारे कोर्स मिल जाएंगे, उसमें बहुत सारे फिल्टर्स होते हैं लाइक फीस के रेंजेस और ये वो, तो आप उसमें जाके ढूंढ सकते हो कि अगर यूरोप में पूरा कहीं में चाहिए तो शिक्षा अब्रॉड। Will I be allowed to work while studying in Germany? आप काम कर सकते हो, 20 घंटा काम करना अलाउड है हफ्ते में 20 घंटे, तो महीने के 80 घंटे, उससे ज़्यादा आप काम नहीं कर सकते। महीने के 80 घंटे, 8 घंटे का एक दिन होता है, तो मैक्सिमम 10 डेज आप महीने में काम कर सकते हो। उस 10 डेज में आप 1000 यूरोज 1100 यूरोज कमा सकते हो, और अगर आप वर्किंग स्टूडेंट में हो तो वही सेम अराउंड 1200 यूरोज या 1250 यूरोज कमा सकते हो। कोई डिफरेंस नहीं होता। अगर डिलीवरी भी कर रहे हो तो भी आप ऑलमोस्ट सेम ही कमाओगे, अगर आप वर्किंग स्टूडेंट में हो तो भी आप ऑलमोस्ट सेम कमाओगे, बस ये कि आप वहाँ बैठ के अपनी पढ़ाई का जो भी काम हो वो करोगे, उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। और स्टार्टिंग में तो आपको सबको करनी पड़ेगी डिलीवरी जॉब्स और वेयर हाउस और ये जो भी है, बट जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी शिफ्ट कर लेना। व्हाट आर द जॉब अपॉर्चुनिटीज इन जर्मनी आफ्टर कंप्लीट? जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं, जहां आप वर्किंग स्टूडेंट कर रहे हो मोस्ट प्रोबेबली तो वही कंपनी आपको रख लेती है, और नहीं भी रखे तो बहुत सारी कंपनीज हैं, ओपनिंग्स बहुत हैं। आप अभी भी लिंक्डइन खोल के या कोई भी एक शहर का पकड़ लो, म्यूनिक का ही डाल दो,
तो ओपनिंग्स बहुत होंगी आपकी फील्ड में भी, बट ये है कि उनकी रिक्वायरमेंट्स है कि आपको जर्मन आनी चाहिए या थोड़ी बहुत जो भी है। अगर आपको जर्मन आती है तो अगर आप इंटरव्यू तक पहुंच गए तो मतलब आप समझ लो आपकी जॉब हो गई। बस ये कि इंटरव्यू तक जाना है, उसके बाद तो जॉब हो ही जाती है। एंड जर्मन रहे तो बेनिफिट है। और अगर आपका वर्क प्रोफाइल इंग्लिश में है, जैसे मैनेजमेंट का होता है या किसी और फील्ड का होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। कैन माई स्पाउस हस्बैंड हु विल अकम्पनी मी इन जर्मनी वर्क टू? अगर आपका स्पाउस है, कोई भी आपकी वाइफ या आपका हस्बैंड जो भी है, तो वो भी काम कर सकते हैं। वो आपके वीज़ा, अगर आप स्टूडेंट भी हो तो भी आपके साथ आ सकते हैं वो, एंड वहाँ जाके फिर वो काम कर सकते हैं। विल माई ट्रैवल लाइसेंस भी वैलिड इन जर्मनी? इंडिया का ट्रैवल लाइसेंस नेक्स्ट 6 मंथ तक वैलिड रहेगा फ्रॉम द डे यू लैंड ओवर देयर। तो 6 महीने तक आपको इंडिया का ट्रैवल लाइसेंस का बनाना पड़ेगा। तो ड्राइविंग लाइसेंस के कॉस्ट ऑलमोस्ट अराउंड 2 लाख आते हैं, 2000 यूरोस। 2 लाख का ड्राइवर लाइसेंस। फिर अगर आपको गाड़ी चाहिए सेकंड हैंड गाड़ी अराउंड 4000 यूरोस, 3500 यूरोस। तो टोटल खर्चा गाड़ी का और ये सब का मिला के 5 लाख होता है। बट गाड़ी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है वहाँ, क्योंकि वहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा है। बसेस, ट्रैम्स, अंडरग्राउंड, ये सब बहुत है। कनाडा की तरह या कहीं और की तरह नहीं है कि आपको गाड़ी लेनी ही पड़ेगी। कनाडा में लोग इतनी गाड़ी क्यों लेते हैं? क्योंकि वहाँ का ट्रांसपोर्टेशन अच्छा नहीं है, तो गाड़ी लेनी पड़ती है अगर आप रोज रोज ट्रैवल करना है। बट यूरोप में ऐसा नहीं है, मोस्टली सब लोग पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज करते हैं और गाड़ी की जरूरत तो कभी आती नहीं। गाड़ी आप अगर आपको चलाना है, अब कहीं घूमने जा रहे हो, अगर आपको गाड़ी चाहिए तो अलग कंट्रीज के अलग रूल्स होते हैं। जैसे स्पेन में इंडिया का ड्राइवर लाइसेंस अलाउड है, क्रोएशिया में अलाउड है। अगर आप स्पेन घूमने जा रहे हो तो वहाँ विदाउट एनी प्रॉब्लम गाड़ी चला सकते हैं। और हाँ, आप अपनी वीज़ा से ऑलमोस्ट 22 कंट्रीज जा सकते हो घूमने के लिए। सब कुछ बाजू बाजू में है, फ्रांस, इटली, ये सब। एंड जब आप जर्मनी से जाओगे वहाँ पे तो आपको सब कुछ सस्ता लगेगा, क्योंकि जर्मनी सबसे महंगा है और आपकी इनकम भी जर्मनी में बहुत ज़्यादा होती है। इटली में जैसे एक स्टूडेंट महीने के 400 यूरो कमाता है, वही जर्मनी में एक स्टूडेंट 1200 यूरो कमाता है। खर्चा होता है जर्मनी में, बट एंड में 400 यूरो बच भी जाते हैं, तो वो घूमने फिरने में और ये सब में यूज़ कर सकते हैं, या सेविंग्स घर पे भेजने के लिए। हाउ टू गेट पीआर इन जर्मनी? पढ़ाई खत्म होने के 21 मंथ्स के अंदर अंदर पीआर मिल जाता है, जब आप फुल टाइम जॉब कर रहे हो। और एक रेंज है कि अगर आपकी इनकम उससे ज़्यादा है तो डायरेक्ट आपको ब्लू कार्ड और जो भी ग्रीन कार्ड होता है उससे मिलता है। एंड अभी तो नया रूल आया है कि अगर आपको C1 तक आती है जर्मन, तो आपको विद इन 3 ईयर्स नेशनलिटी मिल जाएगी। C1 बट बहुत हाईएस्ट लेवल होता है। और अगर आपको B1 तक अगर जर्मन आती है तो आपको विद इन 5 ईयर्स जर्मन सिटीजनशिप मिल जाएगी। बट उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं कि आपको एक दो एग्जाम देने पड़ते हैं। इंक्लूजन टेस्ट करके कुछ होता है, उसमें आपको जर्मन कल्चर के बारे में समझाना और ये सब करना होता है। तो अगर कोई सिटीजनशिप के चक्कर में है तो 5 साल के अंदर अंदर सिटीजनशिप मिलती है। तो अभी मेरे सवाल तो खत्म हो गए, किसी और को कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम भाई। भाई ने बताया ऑलमोस्ट सारा कवर कर चुके हैं उन्होंने। I just quickly share my opinion and the way I started. Basically, first of all, I joined a private university. अभी इसमें ऐसा था कि मेरा प्रोसेस बहुत फास्ट हुआ था कि मैंने इतना ध्यान नहीं दिया था पब्लिक यूनिवर्सिटीज पे, बट पब्लिक यूनिवर्सिटीज आर बेस्ट इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, इन टर्म्स ऑफ डिग्री एंड एवरीथिंग। प्राइवेट में भी आपको डिग्री सारी मिल जाती है, सब कुछ है, लेकिन जैसे आकिब भाई ने बताया, यहाँ पे जब तुम डिग्री कंप्लीट करते हो उसके बाद में तुमको कोई ये नहीं पूछता कौन सी डिग्री से तुमने स्टडीज की है, कितने परसेंटेज है, वो कोई नहीं पूछता। यहाँ पे उतना मैटर नहीं करता ये सब चीजें। आई शेयर माई थिंग कि मैंने कैसे स्टार्ट किया था।
मेरा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फास्ट प्रोसेस हुआ था। एडमिशन के बाद में विदिन 2 मंथ्स मुझे वीजा मिल गया था। जब मैंने स्टार्ट किया था तब मुझे APS का आया नहीं था मार्केट में। APS हुआ नवंबर 2022 से, और मैंने उसके पहले वीजा अप्लाई किया था। और IELTS का रिक्वायरमेंट भी नवंबर 2022 से ही स्टार्ट हुआ, जस्ट बिकॉज ऑफ द APS। तो APS का जैसे बताया कि पहले 6 महीना 4 to 6 मंथ्स लगता है APS का उसका रिजल्ट आने में। बट यस, जिसको भी अगर स्टार्ट करना है यू नीड टू बी वेरी क्विक। और यूनिवर्सिटीज का जो आपके पहले बताया कि अभी जो फीस स्टार्ट कर रहे हो लोग, वो भी विंटर 2024 से स्टार्ट होने वाला है। एंड फिर भी एज कंपेयर टू प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जो फीस लोग अभी चार्ज करेंगे दैट इज वेरी चीप। प्राइवेट यूनिवर्सिटी में मेरी जो फीस हुई थी, मैं MSc IT मैनेजमेंट के लिए आया हूँ यहाँ पे, तो मेरी जो फीस थी टोटल मेरे 3 सेमेस्टर है, 1.5 साल का कोर्स है, तो उसका हुआ था मेरा 12,000 यूरोज फीस थी। बट यू गेट अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, यू कैन कॉल इट एज अ स्कॉलरशिप और माइट बी डिस्काउंट, जैसा आपको बोलना है आप बोल सकते हो। बट हाँ, दे प्रोवाइड यू, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में मिल जाता है। मुझे मिला था अच्छा खासा 4,000 समथिंग का मुझे डिस्काउंट मिला था। तो मैंने फीस मेरी 1.5 साल की पे की है 7,200, जिसमें मेरा सारा उसमें इंक्लूड है। और उसके अलावा ब्लॉक अकाउंट का जो है वो आपको आपका खर्चा शो करना पड़ता है कि आप यहाँ पे आके किसी से बोरो ना करो या किसी पे डिपेंडेंट ना रहो। कुछ स्टूडेंट्स पास्ट में हुआ है कि यहाँ पे आके जर्मन गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट हो चुके थे कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमें खर्चा दो। तो इसीलिए ब्लॉक अकाउंट का कॉन्सेप्ट है। और उसका वीजा प्रोसेस बहुत इजी है, बहुत इजी। और मैं प्रेफर करूंगा कि जर्मनी में अगर किसी को एजुकेशन के लिए आना है तो कोई एजेंट करने की जरूरत नहीं है। एजेंट आपसे बिना मतलब के 1,00,000 1.5 लाख ले लेगा, कोई मतलब नहीं है एजेंट का। खुद से करो। जब बंदा इतना पढ़ा लिखा है कि उसको अब्रॉड एजुकेशन के लिए जाना है, ऑनलाइन सारी चीजें हैं, सर्च करो। आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट्स है, तो आप सीधा सुफियान भाई है, मौलाना तौफीक है, उनके थ्रू पूछ सकते हो। आपके भाई को पूछो, मुझे पूछो, वी आर रेडी टू हेल्प यू कि क्या प्रोसेस है, कैसे करना है। बहुत इजी है। बिना रीजन का पैसा एजेंट को देने से बेटर है खुद पे खर्चा करो। यहाँ पे आके आपको ब्लॉक अकाउंट में डालना है, वो सब पे फोकस करो। और जैसे वीजा आ जाता है, जैसे आगे मैंने बताया, इंश्योरेंस का कॉस्ट, यहाँ का जर्मन कॉस्ट इंक्रीज हुआ है अभी पिछले 5 से 8 सालों में। जो पहले 600 था, अभी 800 to 900 यूरोज मंथली हो गया है। और ब्लॉक अकाउंट का जो अमाउंट है अभी फिलहाल करंट में 11,103 यूरोज या 208 यूरोज है। और आपको एवरी मंथ 929 यूरोज आपके अकाउंट में आते हैं। ब्लॉक अकाउंट ओपन करने के बाद में, जर्मनी में लैंड होने के बाद में, सबसे पहला काम आपको करना है आपका हेल्थ इंश्योरेंस, आपका डॉक्यूमेंटेशन, सिटी रजिस्ट्रेशन जिसको बोलते हैं। तब यहाँ पे ऐसा है कि यहाँ पे सरकार को पता होता है कि ये बंदा इंडिया से आया है, ये कहाँ पे रहता है। आपका रजिस्ट्रेशन होता है, उसके बाद में आपका इंश्योरेंस होता है, उसके बाद में आपका यहाँ पे बैंक अकाउंट ओपन होता है, जिसमें आपका ब्लॉक अकाउंट से हर महीने का पैसा आएगा जो आपके यूज के लिए है। और रही बात जॉब की, तो जॉब जैसे बताया कि पहले बहुत इजीली अवेलेबल है। लोगों का खाली एक मिथ है जो बोलते हैं ना कि भाई जर्मनी में, यूरोप में जॉब नहीं मिलता, ये सब खाली बोलने की बातें हैं। बहुत इजीली जॉब्स मिलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आया था यहाँ पे दिसंबर 2022 में, 12 दिसंबर 2022 को इंडिया से निकला था। 13 दिसंबर 2022 को मैं आया था। विदिन 1 मंथ मुझे जॉब मिल गई थी। आने के साथ में, हाँ, ऐसा नहीं है जैसे बताया कि पहले यहाँ पे कोई काम बड़ा छोटा नहीं होता। यहाँ पे आप बड़े से बड़े मैनेजर लेवल वाले को भी खुद से क्लीनिंग करते भी देखोगे और खुद का काम खुद से करते हुए देखोगे। तो यहाँ पे स्टार्ट में मैंने एक रेस्टोरेंट में जॉब की, उसके बाद में मैंने ड्राइविंग भी की, यहाँ पे ड्राइविंग जॉब्स भी की। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे प्रोफेशन की IT की जॉब मिल गई। और IT जॉब्स के लिए यहाँ पे जर्मन लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। कुछ कंपनीज है मांगती है, बट कुछ नहीं मांगती। आपको IT में मिल जाती है जॉब। लेकिन हाँ, जर्मन लैंग्वेज इज अ प्लस। अगर आप वही से प्लान करके सीख के आते हो तो बहुत अच्छा है, बिकॉज वो आपको बहुत हेल्प करेगी।
क्यों? क्योंकि आप जिस कंट्री में जाते हो उस कंट्री की आपको अगर लैंग्वेज आती है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाता है कि नहीं यार ये हमारी लैंग्वेज बोलता है, तो आपके साथ में घुल मिल जाएंगे वो लोग। और अगर आप इंग्लिश में बात करोगे तो वो लोग थोड़ा पीछे हटते हैं कि नहीं कि ये इंग्लिश में बात कर रहा है। इसीलिए बट आप अगर जर्मन लैंग्वेज सीख के आते हैं तो बहुत बेटर है, बहुत अच्छा है। और यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज है जो वर्किंग स्टूडेंट्स के ऑप्शन देती है और आपको सिर्फ फुल टाइम भी करती है। टेस्ला, BMW, मर्सिडीज ग्रुप, बहुत सारे हैं। तो जिसको भी आना है बहुत इजी प्रोसेस है, बहुत सिंपल है, आ जाओ, बहुत अच्छा है। और कॉस्ट अगर आप पब्लिक यूनिवर्सिटीज में जाते हो तो बहुत चीप है, कुछ भी नहीं है कॉस्ट, सिर्फ आपका खर्चा आपको देखना है, फीस कुछ भी नहीं है। और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में भी देखने जाओगे तो आपको कंपैरेटिवली दूसरी कंट्रीज के कंपैरिजन में कॉस्ट कुछ भी नहीं आता है। जैसे मेरा आया था, मैंने 7,200 यूरोस पे किए हैं MSc IT मैनेजमेंट के लिए। तो 7,200 आप अगर देखोगे, कैलकुलेट करोगे आज के रेट के हिसाब से 6.5 लाख के अराउंड होता है। तो एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज, कनाडा, US 30-40 लाख डालना, उससे बेटर ये है। और पढ़ाई में कोई डिफरेंस नहीं है कि हाँ कनाडा से पढ़ाई किया, US से पढ़ाई किया तो उसका बहुत ज्यादा वैल्यू है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब सेम है, सिमिलर है। पर अपने जो वुमेन समाज के जो लोग जो बाहर जाना चाहते हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए जर्मनी बेस्ट ऑप्शन है। यूरोप में काफी कंट्रीज है जो फ्री एजुकेशन देती है, बट सबसे बेस्ट जर्मनी है इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। और वर्क लाइफ बैलेंस आपको बहुत अच्छा है। हम इंडिया की तरह नहीं कि आपको ऑफिस में 12 घंटा 14 घंटा काम कराएंगे, या फिर आपका 8 घंटा हो, आपको घर जाने बोले कि आप घर जाओ, जितना भी इम्पोर्टेंट काम है बाद में करेंगे। ये मेरा लाइव एग्जांपल है। 15 मिनट लेट हुआ था मुझे, मैं लेट मतलब 15 मिनट ज्यादा काम कर रहा था। मेरा मैनेजर आके मेरे को बोला कि भाई लैपटॉप बंद करो, आप जाओ घर पे, कितना भी इम्पोर्टेंट काम है रुकेगा, मंडे को करेंगे। तो ये आपको लेवरेज मिलता है और बहुत अच्छी लाइफ है यहाँ की। और रही बात माहौल की, लोग बोलते हैं यूरोप में माहौल नहीं है, माहौल नहीं है, ये गलत बात है। बहुत अच्छा माहौल है, हर जगह पे आपको मस्जिद है, नमाज का माहौल, हर चीज है। तो जो हमारे मोमन समाज के लोग जो सोचते हैं कि नहीं यार अमेरिका में माहौल है, कनाडा में अपने वाले हैं, यूरोप में कोई नहीं है, तो आपके सामने मैं लाइव एग्जांपल हूँ, मोमन हूँ। तो यहाँ पे बहुत अच्छा माहौल है। मैंने सुफियान भाई को भी बताया था कि मेरा एग्जांपल शेयर किया था, बहुत अच्छा है, यहाँ पे आ सकते हैं, यहाँ पे कोई मसला नहीं है और माहौल बहुत अच्छा है। और किसी को भी कोई भी चीज की रिलेटेड कोई सपोर्ट चाहिए, कुछ भी है, तो आप सुफियान भाई के थ्रू या मौलाना तौफीक के थ्रू हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं, हमको पूछ सकते हैं। तो इंशाअल्लाह पूरी कोशिश। कुछ यूनिवर्सिटीज का अगर आपको डाउट है, कुछ है, तो आप पूछ सकते हैं हमको, हम आपको पूरी डिटेल दे देंगे। और कोई क्वेश्चन है किसी को तो पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह माज भाई। तो ये थे हमारे माज भाई जो जर्मन एजुकेशन को प्रमोट कर रहे थे। लगता है जर्मन गवर्नमेंट ने इनको एम्बेसडर बना के भेजा है वहां पे। जज़ाकल्लाह भाई माज भाई। भाई सुफियान भाई इसमें ऐसा है ना कि हमारे मोमन समाज के जो लोग हैं ना वो डरते हैं बाहर निकलने के लिए। मतलब जहाँ पे लोग फॉर एग्जाम्पल सोचते कि नहीं अपना कोई मोमन है उधर तो हम जाएंगे आगे, वैसा सोचते हैं। बाकी और कुछ नहीं है कि प्रमोट करने का। लेकिन क्या हिम्मत अफजाई हो हमारे लोगों की, हमारे लोग बाहर निकले, यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी जॉब्स है, सब कुछ है, तो यहाँ पे आना चाहिए। मैं पर्सनली मैं खुद चाहता हूँ कि हमारे मोमन समाज के लोग निकले बाहर और आए यहाँ पे बहुत अच्छा है। फैमिली के साथ में रह भी सकते हैं। और आकिब भाई ने PR के बारे में भी बता दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। वो अभी जर्मन गवर्नमेंट जर्मनी में इतनी स्किल लेबर्स की, स्किल वर्कर्स की जरूरत है जिसकी कोई हद नहीं। इनको हर साल के कुछ नहीं तो 5 से 6 लाख एम्प्लॉयज चाहिए बाहर से, तो इन लोग बाहर से ढूंढते हैं और बाहर से लाते हैं। इसीलिए इन लोग है ना रूल्स चेंज कर रहे हैं। पहले 8 साल था पासपोर्ट लेने में, जर्मनी का पासपोर्ट मिलने में, सिटीजनशिप मिलने में, और उसके बाद उन्हें 2021 में 5 साल किया। और अभी 2022 में बात चल रही थी, 23 में इम्प्लीमेंट कर दिया कि विद इन 3 years यू नीड टू बी वेल इंटीग्रेटेड। आपको यहाँ पे इंटीग्रेटेड कोर्स है, वो सब आपको जर्मन कल्चर के बारे में जानना है। आपको 3 साल में यहाँ का पासपोर्ट भी मिल जाता है, 21 मंथ्स में PR मिल जाता है, आपको B1 लेवल जर्मन आती है तो। और अगर आपको A2 लेवल आती है तो आपको 3 years में मिलता है। तो ये बहुत इजी प्रोसेस है। आपको कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, US की तरह नहीं है 5-5 साल 8-8 साल के बाद में मिलता है। यहाँ पे 3 साल 5 साल में सब कुछ मिल जाता है। और वर्ल्ड में 3rd स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट है जर्मनी। सो
according to me, this is the best option to move on. बेशक, जज़ाकल्लाह। वो कहावत है ना, सर पे चढ़ा फूल जो चमन से निकल गया, इज्जत उसे मिली जो वतन से निकल गया। तो ठीक है, आकिब भाई को देता हूँ। हमारे पास कुछ सवाल आ रहे हैं चैट, लाइव चैट के थ्रू, तो वो सारे सवाल भी आकिब भाई टैकल करेंगे। उसी के साथ ही सवाल इस सेशन के दौरान मैंने भी लिखे हैं। तो आपने ये IELTS के बारे में बताया, तो उसका कोई बैंड रिक्वायरमेंट है, कितने बैंड होने चाहिए वगैरह वगैरह, अगर इस पे आप बोल दें। कुछ सवाल हमारे बच्चों के आ रहे हैं कि 12th के बाद अगर जाना हो जर्मनी तो क्या प्रोसेस है और क्या इजी है कि नहीं। और दूसरा था जर्मन लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी कितनी चाहिए, आपने जो C1 B1 बोला, तो वो उसके लिए कोई टेस्ट है, कैसे पता चलता है कि प्रोफिशिएंसी किस लेवल की चाहिए। तो सबसे पहले का जो प्रोफिशिएंसी है वो आप पे डिपेंड करता है आप कितने फ्लुएंट हो, लेकिन मिनिमम आपको B1 लेवल आनी चाहिए। B1 मतलब आप कम्युनिकेट कर सकते हो। A1 A2 इज यू कैन अंडरस्टैंड, यू कैन गिव आंसर, हाय हेलो कर सकते हो A1 A2 में। B1 में आप उनसे बात कर सकते हो, उनकी बातें समझ सकते हो, कन्वर्सेशन कंटिन्यू कर सकते हो उनसे। और B2 C1 C2 जो है वो एकदम फ्लुएंट है, लेकिन एटलीस्ट B1 तो आनी चाहिए आपको, ताकि आपको कोई रुकावट ना हो। जो रुकावट मैंने झेली थी वो किसी को ना हो, बिकॉज मेरे मोर देन 800 ईमेल्स है मेरे पास, आज भी मेरे इनबॉक्स में पड़े हैं मोर देन 800 रिजेक्शन ईमेल्स, बिकॉज मैं Day 1 से जॉब के पीछे था। मैं जर्मनी में लैंड हुआ ना, उस दिन से मैं जॉब के पीछे था कि जॉब मिले। तो जर्मन लैंग्वेज की वजह से मेरा रिजेक्शन बहुत ज्यादा थे, बट अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। लेकिन यहाँ पे उतना मसला नहीं आता है, हो जाता है। हेलो। हाँ, जैसे भाई ने बोला कि रिजेक्शंस, तो मेरे भी अराउंड 500-600 रिजेक्शंस थे एक साल में। वैसे स्टार्टिंग में मैं कंफर्टेबल हो गया था उस जॉब में भी, लाइक पैसे आ रहे थे तो अभी क्या ही दिक्कत है। बट जब मैंने अपने आजू बाजू अपने दोस्तों को देखा कि उनके पास वर्किंग स्टूडेंट मिल रही है और मैं अभी भी साइकिल चला रहा हूँ, तो एक थोड़ा सा स्पार्क हुआ। उसके बाद जाके लाइक और अच्छे से अप्लाई करना शुरू किया। और हाँ, जर्मन मेजरली मेरी जर्मन लैंग्वेज के वजह से रिजेक्शन आए। बहुत सारे इंटरव्यू कॉल्स भी आए थे, कॉल्स में वो स्टार्टिंग में जर्मन में बात करते हैं, तो जितनी जर्मन आती थी मैं टिक देता था। फिर उसके बाद मैं उनको बोलता था कि कैन वी हैव द इंटरव्यू इन इंग्लिश, उसके बाद उनका कभी कॉल नहीं आता। सो इसलिए जर्मन लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका कोर, मोस्टली आप कोर फील्ड में हो, सिविल, मैकेनिकल और आईटी में फिर भी चल जाता है, थोड़ा 50-50 आईटी में, मैनेजमेंट में, आईटी में, बैंकिंग में। बट जो कोर फील्ड्स हैं जिनमें कस्टमर इंटरेक्शन है या जिसमें क्लाइंट इंटरेक्शन है, उसमें आपको जर्मन लगती है। अब जैसे मैं स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग करता हूँ, काम तो कर लेता हूँ पूरा, फिर एंड में रिपोर्ट मुझे जर्मन में बनानी पड़ती है। तो जितना टाइम मुझे पूरी लाइक बिल्डिंग बनाने में नहीं लगता, उससे ज़्यादा टाइम मुझे रिपोर्ट बनाने में लगता है। तो इसलिए जर्मन बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे उन्होंने बताया कि इस्लाम का या दीन के हिसाब से, मैं कभी इंडिया में जमात में नहीं गया, बट वहाँ जाने के बाद मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार, जमात में जाना चाहिए। वहाँ भी लोग जमात में जाते हैं, वहाँ लोगों की जमात आती है। यहाँ तक कि हमारे स्टूडेंट गाँव में जमात आई थी एक बार। गश्त होते हैं, सब मस्जिदों में जाते हैं। उसको क्या कहते हैं जो घर में जाके गश्त कहते हैं। हाँ, तो गश्त में मैंने भी किया है। लाइक पहले तो मैं एकदम डर गया था कि कैसे गश्त में लेके जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ तो सब घंटी बजा के आप नहीं कर सकते इंटरेक्शन। बट उन्हें घर पता थे मुसलमानों के, तो लेके गए। वहाँ बात करने में मज़ा आता है, अच्छा लगता है। और हलाल खाना मोस्टली हर जगह मिल जाता है। टर्किश लोग बहुत हैं वहाँ, उसकी वजह से आपको हलाल खाना मिल जाता है। और मस्जिदें भी बहुत हैं और मुसलमान बहुत हैं। मेरी जैसे टूम में ही अगर आप कर लो, तो जितने कोर्सेज में मैं जाता हूँ हर जगह मुझे अहमद, मोहम्मद, अरबी और इजिप्शियन, ये सब बहुत लोग हैं। तो मुसलमानों की कमी नहीं है और बहुत है। और आप ये मत सोचो कि मेरा भाई यहाँ है, कनाडा है, तो मैं भी वहाँ कनाडा जाऊँ। आप ये सोचो कि आपका कोर्स कौन सा सही है,
जो आपको सही लग रहा है, जो आपको फ्यूचर में काम आएगा, आप वहाँ जाओ। आप बस इसीलिए कनाडा मत जाओ या यूएसए या कहीं भी, जर्मनी फॉर एग्जांपल कोई शहर आपने पकड़ लिया कि यहाँ मेरा भाई मैं तो यहीं जाऊँगा, तो वैसा मत करो। आप अपनी लाइफ खुद बनाओ। और जैसे उन्होंने एजेंट का भी बोला, स्टार्टिंग में जब मैं गया था तो मुझे कोई मिला नहीं था कि मैं फॉर्म भरने में दिक्कत आ रही थी। मैंने स्टार्टिंग से ही ये था कि मैं खुद से करूँगा, बट एक जगह मुझे फॉर्म में बहुत दिक्कत आ रही थी, तो मैंने पूरे मुंबई में एजेंट ढूंढे और फिर उसमें सबसे सस्ता पकड़ा, क्योंकि मुझे सिर्फ फॉर्म भरने में उसकी हेल्प चाहिए थी। बट फॉर्म भी उसने गलत भरा दिया मुझे, उसकी वजह से और मेरा 6 महीना पीछे हो गया। क्योंकि अब जैसे आईडीपी है फॉर एग्जांपल, आईडीपी क्यों हेल्प करती है, क्योंकि उनका आपके फीस में कट होता है, आप जो फीस भरते हो उसमें से उनको कट मिलता है। बट जो एजेंट्स है वो और ना आपको गारंटी दे सकते हैं, क्योंकि वहाँ कोई फीस नहीं है और उनका कोई टाई अप नहीं है यूनिवर्सिटीज के साथ। तो एजेंट लेना सबसे आई वुड से यूजलेस है, क्योंकि अगर आप सब कुछ खुद से करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप सब कुछ आपको पता होगा, और एजेंट आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। एजेंट ज्यादा से ज्यादा आपको यही करके देगा कि वीजा के डॉक्यूमेंट जो भी है वो जैसे नेट पर मेंशन्ड है वो बस वही करके देगा, आपको बना के दे देगा, जो कि जो काम आप खुद से भी कर सकते हैं। जैसे पहले हम पासपोर्ट के लिए एजेंट को पैसा देते थे कि ये हमारा अपॉइंटमेंट लेके थे, आज के टाइम पे आप खुद से करते हैं, फोन पे कैसे भी हो जाता है। तो सेम वैसा ही है, एजेंट का कोई रोल नहीं है आप इसमें। तो एजेंट की तरफ जाना पैसे बर्बाद करना, वो पैसे आप खुद पे यूज करो, लैपटॉप खरीदो, एक अच्छा लैपटॉप लेके जाओ, और जैसा भी है। और वो कैसा, ट्वेल्थ के बाद करने लाइक बैचलर्स अगर आपको करना है तो मेजरली सब कुछ जर्मन में है, कुछ भी इंग्लिश में नहीं है। ट्वेल्थ के बाद बैचलर्स अगर आपको करना है तो उसकी वजह से आपको 1 साल का एक, वो भी एक अच्छा ऑप्शन है, आप बैचलर्स करने जाओ वो भी अच्छा ऑप्शन है। बट उसमें 1 साल का बीच में एक लाइक एक कोर्स टाइप होता है, उसको स्टूडेंट कॉलेज बोलते हैं, जो मेजरली आपको 1 साल में आपको जर्मन सिखाता है, फ्लुएंटली आपको सिखा देता है सब कुछ। वो यहाँ इंडिया से नहीं होता, वो वहाँ जाके ही आपको करना पड़ता है, उसमें भी आपको जाना पड़ता है 1 साल के लिए। और उसमें कुछ कुछ अगर आपके सब्जेक्ट्स मैच नहीं हो रहे तो आपको सब्जेक्ट्स करवाता है, मैथ्स फिजिक्स और ये सब सिखाता है। तो ट्वेल्थ के बाद जाना भी अच्छा ऑप्शन है, आप जा सकते हो, बट वो ये स्टूडेंट को लगेगा ये सब करना पड़ेगा। हाँ हाँ, मेडिकल फील्ड का भी अच्छा स्कोप है, जैसे यूनिवर्सिटीज है, एनएमयू है, ये सब है। बट वहाँ फिर वो मेल फीमेल जो सेपरेशन इंडिया में आपको मिलेगा वो वहाँ नहीं मिलेगा। मेल फीमेल सेपरेशन आपको कैथोलिक हॉस्पिटल्स या जो हॉस्पिटल्स क्रिश्चियंस के हैं, जो मेजरली अच्छे क्रिश्चियंस के हैं, उनमें आपको मिल जाएगा। बट अगर आप नॉर्मल हॉस्पिटल में जाओगे तो आप ये डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। बट आप हिजाब फॉलो कर सकते हो, सब फॉलो कर सकते हो। हॉस्पिटल में सब जर्मनी में ये एकदम फ्रीली अलाउड है, आप कुछ भी कर सकते हो, अपना हिजाब पहन सकते हो, जो पहनना है पहन सकते हो। और मेडिकल मोस्टली जर्मन में होगा, मेडिकल इंग्लिश में नहीं होगा, तो ये भी आप देखिए। अगर आप जर्मन में कोर्स, जो भी आप कोर्स जर्मन में करोगे तो उसके लिए आपको जर्मन रिक्वायरमेंट पहले ही प्रूव करनी पड़ेगी। और जो भी लाइक जैसे मेडिकल है, मेडिकल में ह्यूमन इंटरैक्शन या फॉर एग्जांपल आपको पेशेंट्स को अटेंड करना है तो उसमें आपको जर्मन लगेगी। तो और कोर्सेज भी ऑलमोस्ट आई थिंक मेडिकल में ऑलमोस्ट सारे कोर्सेज जर्मन में, कुछ भी आपको इंग्लिश में रेयरली मिलेगा, इंग्लिश में नहीं मिलेगा। और तो फिर अगर आप जर्मन में मेडिकल कर रहे हो तो आप ये सोचो कि फिर आपको अगर जिंदगी भर वहीं रहना, क्योंकि वो मेडिकल आपका इंग्लिश में काम नहीं आएगा या इंडिया में काम नहीं आएगा, क्योंकि इंडिया में तो सब कुछ इंग्लिश में है या हिंदी में है। लोगों का सवाल था कि पब्लिक यूनिवर्सिटी की आजकल कि वो भी पेड होने वाली है। अभी तक तो कुछ नहीं है। टूम की जैसे जब से मैं था तब से टूम की 2-3 साल से बात हो रही थी, बट वो अभी जाके 2024 में हुई। तो अगर अभी बात भी हो भी रही है तो आई थिंक उसमें भी 3-4 साल लग जाएंगे, 4-5। जैसे यूएस के लिए 2 इंटेक होता है, एक समर इंटेक होते हैं और इंटेक होते हैं। जर्मनी के लिए भी 2 इंटेक है, समर इंटेक है, विंटर इंटेक है। समर अप्रैल में शुरू होता है और विंटर अक्टूबर में शुरू होता है। और वो बस यूनिवर्सिटीज के डेट थोड़े आगे पीछे होते हैं, कोई 15 अक्टूबर, कोई 1 अक्टूबर वैसे होता है।
और किसी के सवाल है? एक इसके लिए जो डॉक्यूमेंट भेज रहे हैं वो ओरिजिनल चाहिए उसका इतना सवाल क्या repeat कर दो। अच्छा। तो भाई का सवाल था कि एपीएस के लिए जो डॉक्यूमेंट भेजने हैं वो ओरिजिनल होने चाहिए या नहीं। वो ओरिजिनल नहीं है, शायद जेरॉक्स ही भेजने होता है, मुझे आइडिया नहीं क्योंकि मैंने एपीएस किया नहीं था। बट वो सब कुछ वेबसाइट पे अवेलेबल है। वो आपको दिल्ली भेजने होता है, एक एनवलप में डाल के, शायद आपके जेरॉक्स हैं। ओरिजिनल नहीं भेजने होते कहीं भी, ओरिजिनल कोई भी नहीं मांगता आपसे। तो आई थिंक जेरॉक्स ही होंगे उसमें, जेरॉक्स ही भेजने पड़ते, ओरिजिनल कोई नहीं मांगता। और जो जर्मन लैंग्वेज करता है उसको हिंदी से करता ऐसा कुछ नहीं। जो गोइथे जैसे आईएलटीएस है जो कि इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है, वैसे गोइथे हैं जो गवर्नमेंट जर्मन गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज्ड है। तो आप गोइथे से अगर आपको कहीं पे सर्टिफिकेशन देना है, किसी कंपनी में या यूनिवर्सिटी में आपको मांगा है, तो आप गोइथे से कर सकते हो। बट अगर आपको कहीं भी सर्टिफिकेशन नहीं देना, बस आप खाली जर्मन सीखने के उससे कर रहे हो, तो चीप ऑप्शंस भी है, बट गोइथे सबसे बेस्ट है। तो उसमें कोई वो नहीं है। बट लेकिन अगर आपको चीप ऑप्शन चाहिए तो लैंग्वेज पैंथियन है। और भी अगर आप उससे भी चीप चाहिए तो आप किसी पर्सनल टीचर से या सीख सकते हो। बट अगर आपको कहीं भी सर्टिफिकेशन देना है यूनिवर्सिटीज में या कहीं भी, तो आपको गोइथे का एग्जाम देना ही पड़ेगा। सर्टिफिकेट की वैलिडिटी आई थिंक दो साल की नहीं होती। वो सर्टिफिकेट की वैलिडिटी आई थिंक अनलिमिटेड है। है। मैं साइट पे चेक किया था तो हाँ। लैंग्वेज का तो दूसरा हाँ, तो जैसे 2 साल की वैलिडिटी होगी, अगर आप उसके बाद आपको फिर से कोई मांगता है तो आपको एग्जाम देना पड़ेगा। बट आई डोंट थिंक कोई मांगेगा, कोई नहीं मांगता। अगर आती है तो जैसे मैंने बताया कि यूनिवर्सिटीज में अगर डॉक्यूमेंट देना है तो मतलब देना ही है। बट कंपनीज जैसे कभी किसी ने मांगा, और बट कंपनीज फ्लेक्सिबल होती है। अगर आप बात कर सकते हो, आप उनको बता सकते हो कि मेरे को सब आता है, तो आई डोंट थिंक वो मांगेंगे। एचआर भी वहाँ के फ्लेक्सिबल होता है। टेस्ट इज हाँ? टेस्ट इज टेस्ट आप जर्मनी ये था ना टेस्ट टेस्ट इज कौन सा टेस्ट है, कहाँ देखा है? अभी जाके टेस्ट जैसा रहता है, इसमें कुछ कोर सब्जेक्ट्स रहते हैं ऐसा। तो कौन सी यूनिवर्सिटी की? वो ये है कि ऑप्शन अच्छा यूनिवर्सिटी जल्दी अप्रूव करती है, वो एग्जाम निकालती है। नहीं, कोई लैंग्वेज के लिए टेस्ट आप रहता है, टेस्ट डीएएफ रहता है। वो वही जैसे गोइथे का है वैसे ही वो एक ही है आई थिंक, वो डिफरेंट नहीं है। बट वो लैंग्वेज का है। वो आपको कोई जैसे दूसरा एग्जाम होता था इसके साथ क्या देते थे, जीआरई, वैसा कुछ नहीं देना होता। लैंग्वेज के लिए पहले नहीं था, बट अब कंपलसरी हो गया है। जर्मन लैंग्वेज कंपलसरी, वो आपके कोर्स पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा कोर्स है। आपको यूनिवर्सिटी में जाके आपका कोर्स देखना पड़ेगा। पहले तो अगर आपका कोर्स इंग्लिश में हुआ तो कहीं कहीं नहीं मांगते, बट मांगते हैं वो। उसके लिए भी एग्जाम यूनिवर्सिटी के अंदर ही होती है। उसको आपका एप्लीकेशन में या वीजा प्रोसेस में उसका कोई रोल नहीं है। वो आपको वहाँ जाना है, यूनिवर्सिटी में आपकी नॉर्मल पढ़ाई करनी है और यूनिवर्सिटी में एग्जाम देना है। तो भाई का सवाल है कि अगर उनको मास्टर्स करने के लिए जाना है तो उनको क्या जॉब एक्सपीरियंस चाहिए। उसका भी ऐसा है, कोर्स पे डिपेंड करता है। कुछ कुछ कोर्सेस हैं जो 1 साल का या 2 साल का एक्सपीरियंस मांगता है, बट कुछ कोर्स मोस्टली कोर्सेज हैं जिनमें नहीं मांगता। अब मैकाट्रॉनिक्स का आपको सब वेबसाइट भी पता चलेगा। वो तो आपको खुद से रिसर्च करनी पड़ेगी, और वो भी यूनिवर्सिटी पे डिफरेंशिएट करता है। बट जब जर्मनी में जा रहे हैं तो फिर हो सकता है तो जर्मन लैंग्वेज सीख ही लेना चाहिए, चाहे वो किस लेवल के दर्जे तक सीख लो। हाँ नहीं, जर्मन लैंग्वेज तो सीखना ही है। वो प्रीवियस एक्सपीरियंस की बात कर रहे थे। एग्जाम की बात नहीं कर रही, एग्जाम दो या ना दो पर कम से कम लैंग्वेज तो आप सीख ही लो। आप सस्ते में सीखना है, आप सस्ते में सीख लो किसी पर्सनल से। बट वही है कि वो क्वालिटी का डिफरेंशिएट होता है। गोइथे में आपको हाईएस्ट क्वालिटी मिलेगी। अगर आप कहीं किसी पर्सनल से सीख रहे हो तो आपको क्वालिटी में थोड़ा डिफरेंशिएट, एक्चुअली लैंग्वेज स्किल्स में थोड़ा कमी आएगी। बट अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते क्योंकि गोइथे का पर लेवल का आई थिंक 28,000 25,000 कुछ है। बट वो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है अगर आप दे रहे हो। आप 3 लेवल 4 लेवल सीख के जा रहे हो, B1 तक भी सीख के जा रहे हो, तो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है। वो पैसे आपको विद इन अ मंथ वापस आ जाएंगे जर्मनी में जब आप जॉब करोगे तब।
एजेंट को लाभ देने से बेटर है करना चाहिए जर्मन लैंग्वेज सीखी जाए। एक मिनट बाद जरा वापस बोलना पड़ेगा आपको, माइक के करीब देखिए। आकिब भाई को मैं ये बोल रहा हूँ कि एजेंट को लाख 1.5 लाख देने से बेटर है कि जर्मन लैंग्वेज पे खुद खर्चा करके खुद के पैसे से ही सीख के जाए, तो खुद पे इन्वेस्ट होगा, वो काम आएगा। हाँ नहीं, एजेंट तो मैंने पूरा ही मना कर दिया कि एजेंट तो यूजलेस है, मनी पैसा वेस्ट है। उससे बेटर है कि आप खुद पे ही इन्वेस्ट कर लो। आप 1 लाख में जर्मन सीख लो, 4 लेवल सीख लो, 3 लेवल सीख लो, कुछ भी सीख लो, बट सीख लो। उससे आपको ही फायदा होगा वहाँ जाके। okay। हाँ भाई, मैं आपको बता रहा हूँ। किसके लिए? नहीं, सब्जेक्ट क्वेश्चन क्या है वापस से? ओके ओके वो भी कोर्स के हिसाब से डिफरेंशियल। अभी भाई का सवाल था कि वो नीट देने वाला है, उन्होंने फिजिक्स केमिस्ट्री लिया, मैथ्स नहीं लिया, तो क्या मैथ्स देना पड़ेगा? अगर कोर्स के रिक्वायरमेंट्स में मैथ्स है, उनके क्रेडिट्स में मैथ्स चाहिए उनको, तो आपको देना पड़ेगा। वो कोई इतनी डिफिकल्ट चीज़ नहीं है वो, अगर आपके पास नहीं है तो कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी भी होती है जो आपको एक एग्ज़ाम देने बोलती है मैथ्स का, या एक अलग से यूनिवर्सिटी में जाके वहाँ पे एग्ज़ाम देना बोलती है। अगर आप वो पास कर लेते हो, या कोई ऑनलाइन टेस्ट है, कुछ भी होता है, अगर आप वो पास कर लेते हो तो आपका हो जाता है। रिसर्च तो आप पीएचडी में करोगे ना? ओके हाँ, तो उसके लिए आपको फिर अपनी यूनिवर्सिटी से वहाँ के किसी भी प्रोफेसर को मेल लिखना होगा कि मेरे को आपके अंदर रिसर्च करना है, या मेरे को आपके अंदर इंटर्नशिप करना है। अगर उन्होंने अप्रूव कर दिया तो फिर आपको मिल जाएगा। जैसे मेरे कुछ दोस्त हैं जो पंजाब यूनिवर्सिटी से, और वो नॉर्थ साइड की यूनिवर्सिटीज, जामिया इनकी यूनिवर्सिटी से हैं, जो पहले 6 महीने के लिए 6 महीने के लिए जर्मनी आके गए, क्योंकि उनकी यूनिवर्सिटी फ्लेक्सिबल होती है, अलाउ करती है। हमने मुंबई यूनिवर्सिटी में कभी सुना भी नहीं था कि ऐसे बाहर भी जा सकते हैं एक सेमेस्टर अब्रॉड या सेमेस्टर एक्सचेंज करने के लिए। वो यूनिवर्सिटीज में सेमेस्टर एक्सचेंज का भी ऑप्शन होता है कि आप बैचलर्स में कोई भी एक सेमेस्टर आप बाहर के यूनिवर्सिटी में कर सकते हो। तो मुझे वहाँ जाके पता चला कि इंडिया से भी ऐसा कर सकते हैं लोग। तो वैसे ही लोग, बच्चों ने इंटर्नशिप की थी, स्विट्जरलैंड में की थी, ज्यूरिख में, इधर उधर। तो आपका जो भी टॉपिक है, आप कुछ भी इंटरेस्टेड हो, एक लेटर लिखो, प्रोफेसर, कोई भी एक प्रोफेसर पकड़ो जो उस फील्ड में काम कर रहा है, आप उसको डायरेक्ट मेल लिखो या लेटर लिखो, और एक मोटिवेशन लेटर दो कि मैं इसलिए इंटरेस्टेड हूँ, या मुझे आपका काम कैसे, अब बस उसको आपको मनाना है, कैसे भी आप मनाओ। वो आपको खुद देखना है। ये एक एक नॉर्मल प्रोसीजर नहीं है, ये एक आपके और उसके बीच में फ्लेक्सिबल चीज़ है, जो आप उसको मेल करोगे, वो आपको अगर हाँ या ना बोलेगा, फिर वो यूनिवर्सिटी से कोई लेटर देगा आपको, फिर आपको वीज़ा प्रोसेस करके जो भी ये करना है। बट रिसर्च यूजुअली 6 महीने या 3 महीने इतने की टाइम की होती है। उससे ज़्यादा आपको कोई इंटर्नशिप भी जैसे 6 महीने 3 महीने की होती है, उससे ज़्यादा आपको कोई इंटरव्यू नहीं करेगा वहाँ रखेगा। मेडिकल में एंट्रेंस के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम, वो तो मुझे इतना आइडिया नहीं, वो आपको नेट पे देखना पड़ेगा। बट आई डोंट थिंक होगा, कोई ना कोई एग्ज़ाम तो होगा ही, एप्टीट्यूड असेसमेंट या कुछ भी होगा। बट वही है कि यहाँ की इंडिया की तरह सब कुछ एक सिंगल यूनिट की तरह काम नहीं करता। हर यूनिवर्सिटी अलग काम करती है, हर यूनिवर्सिटी के अंदर जो भी डिपार्टमेंट है सब अपना अलग काम करते हैं, तो सबके अपने अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हैं। किसी का कोई और फॉर्म है, किसी का कुछ और फॉर्म है, कोई कोई रिक्वायरमेंट्स में जीआरई भी मांगता है, कोई नहीं मांगता। तो वैसे वो फ्लेक्सिबल है, वो कभी भी चेंज कर लेते हैं अपने हिसाब से। जैसे अभी मैनेजमेंट में पिछले साल तक नहीं मांग रहे थे, वो क्या होता है, एंट्रेंस से क्या होता है मैनेजमेंट का, कैट होता है ना, जीमेट। हाँ, जीमेट होता है, जीमेट नहीं मांग रहे थे, बट अभी स्टूडेंट्स ज़्यादा हो गए तो वो भी जीमेट मांगना शुरू कर दिए इंडिया से। तो फ्लेक्सिबल होता है सब कुछ वहाँ, वो अपने हिसाब से कभी भी कुछ भी चेंज कर लेते हैं। देखो, आप बिंदास पूछ सकते हो। देखो, आकिब भाई का एक्सपीरियंस अभी बहुत ही आपको फायदा होना चाहिए। कोई भी सवाल जो आपके दिमाग में हो, जो उन्होंने कवर नहीं किया है ना, बेझिझक पूछ सकते हो। इससे 2 अपॉइंटमेंट
फर्स्ट ईयर डिग्री के बाद ऑप्शन है फर्स्ट ईयर डिग्री के बाद, इंडिया में फर्स्ट ईयर डिग्री फर्स्ट ईयर डिग्री, मतलब डिग्री का फर्स्ट ईयर फर्स्ट ईयर पर आप हाँ आपको पूरा डिग्री वहाँ करना है या आपको मास्टर्स के लिए जाना? 13 ईयर एजुकेशन है जर्मनी रिक्वायरमेंट, वो 13 ईयर इंडिया में कंप्लीट करने के बाद नहीं, ऐसा कोई 13 ईयर एजुकेशन रिक्वायरमेंट नहीं है। वो मास्टर्स के लिए आपके पास 4 साल की डिग्री होनी चाहिए, या बैचलर्स के लिए आपके पास स्टूडेंट कॉलेज होना चाहिए। ईयर्स मैटर नहीं करते, वही है मेरे जैसे, मेरा 3 साल की डिग्री थी। स्टूडेंट कोर्स का रिप्लेसमेंट या फर्स्ट ईयर डिग्री इंडिया में करने से हो सकता है। आई डोंट थिंक सो, ऐसा कुछ है, मतलब हो सकता है, आपको बैचलर चेक के करना लिए पड़ेगा। 12 ईयर होना चाहिए, मतलब इसके होना चाहिए, और ग्रेजुएट मतलब मास्टर के लिए या तो 15 इयर्स ऑफ एजुकेशन या 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन, चाहे बीएससी हो या बीई हो। भी हो, नहीं, इनका सवाल ऐसा था कि अगर ये फर्स्ट ईयर बैचलर्स करके फिर अप्लाई करे वहाँ, तो हो सकता है कि ये मैं पहली बार आपसे सुन रहा हूँ, बट अगर है ऐसा कुछ तो हो सकता है, मुझे आइडिया नहीं। मुझे बस स्टूडेंट को लिखता पता है कि जिसमें आपको 1 साल जर्मन और वो सब सिखाते हैं, कुछ कुछ सब्जेक्ट सिखाते हैं, बट आई डोंट थिंक ऐसा कुछ होगा, क्योंकि जर्मन सारे ऑलमोस्ट 95% बैचलर्स जो भी सब्जेक्ट्स हैं सब जर्मन में, इंग्लिश में नहीं। इंग्लिश में सिर्फ मास्टर्स में कोर्सेज हैं, और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में जर्मन है, इंग्लिश है, बट वह जैसे मैं बोल रहा हूँ कि आपको अप्लाई पब्लिक यूनिवर्सिटी से अप्लाई करनी है, तो पब्लिक यूनिवर्सिटीज में सारे कोर्स जर्मन में। स्टूडेंट वीजा पे जाते हो तो इंडिपेंडेंट वीजा कितना टाइम लगेगा? डिपेंडेंट वीजा, मतलब स्पाउस, ओके। तो स्पाउस का वीजा आई थिंक जब आप वहाँ जाके आप आपको कुछ दिखाना पड़ता है, आपको रूम ढूंढ के दिखाना पड़ेगा, या अगर आप स्टूडेंट डॉर्म में रह रहे हो तो स्टूडेंट डॉर्म में आप अपने स्पाउस को नहीं रख सकते, तो इसलिए पहले आपको जाके अपना कोई एक पर्सनल अपार्टमेंट लेना पड़ेगा। वो अपार्टमेंट आपको वीजा के लिए, जो भी आपका स्पाउस है उसको यहाँ दिखाना पड़ेगा, और इतना कोई डिफिकल्ट प्रोसीजर नहीं है, ये भी बहुत सारे आते हैं बच्चे अपने स्पाउस के साथ। तो ये सब वीएफएस एक थर्ड पार्टी वो है, थर्ड पार्टी कंपनी जो पूरा वीजा और ये सब हैंडल करती है। आपको एम्बेसी या कहीं जाने की जरूरत नहीं होती, वीएफएस जाना होता है। तो वीएफएस के वेबसाइट पे गाइडलाइंस होगी, आप वहाँ जाके देख सकते हो कि स्पाउस वीजा के लिए क्या क्या लगता है। जो स्टूडेंट आ रहा है अपना ब्लॉक अकाउंट शो करके, उतना ही उसको अपने स्पाउस का भी शो करना पड़ेगा, एंड वो अपने साथ में स्पाउस को लेके आ सकता है। सेम टाइम दोनों का वीजा साथ में लग सकता है, और जितना टाइम उसको स्टूडेंट का उसका वीजा है उतना टाइम उसके स्पाउस को भी मिलेगा, और वो फिर वो एक्सटेंडेबल है, जैसे जैसे तुम्हारा एक्सटेंड होगा वैसे वैसे स्पाउस का भी होगा, और डे 1 से स्पाउस भी वहाँ पे काम कर सकती है, जस्ट एन एग्जांपल कर सकती है या कर सकता है। ओके, सो इसका स्पाउस का मुझे इतना आइडिया नहीं था। जैसे भाई ने बोला कि ब्लॉक अकाउंट फिर आपको दोनों का दिखाना पड़ेगा। जैसे अभी आप सिर्फ अपना अकाउंट दिखाते हो 10 लाख, तो अगर आपके स्पाउस जा रहे हैं आपके साथ है, तो आपको उनका भी दिखाना पड़ेगा सेम अमाउंट, तो इन टोटल आपका 20 लाख हो जाएगा। तो जैसे भाई ने बोला कि डे 1 से आप जा सकते हो, उनका सेम वीज़ा लगेगा, साथ में होगा, तो आप जाके पढ़ाई कर सकते हो, आपका स्पाउस काम कर सकते हैं या जो भी है। फिर वीज़ा एक्सटेंशन के टाइम पे मोस्टली शहरों में 2 साल का मिलता है, और कुछ कुछ जगह 1 साल का वीज़ा एक्सटेंशन मिलता है। जैसे आप यहाँ से वीज़ा लोगे तो आपको 6 महीने का मिलेगा। 6 महीने का वीज़ा जब एंड होता है उसके बाद आप अपने आरपी के लिए अप्लाई करते हो, रेसिडेंस परमिट कार्ड होता है। उस कार्ड की वैलिडिटी ऑलमोस्ट 2 साल की होती है कुछ कुछ शहरों में 1 साल की भी होती है। तो वो सिटी टू सिटी डिपेंड करता है। और 2 साल बाद फिर आपको एक अपने बैंक में कुछ एक अमाउंट दिखाना पड़ता है कि आपके पास अगर वो है कि अगर आपके पास जॉब है और आपके लास्ट 3-4 महीने की आपके पास पे स्लिप है, तो आपको अराउंड 5,000 यूरोज दिखाने पड़ते हैं आपके अकाउंट में फिर से वीज़ा एक्सटेंशन के लिए। ये मैं स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ। अगर आपका डिग्री 2 साल के ऊपर जा रहा है तो आप अगर आप फॉर एग्जांपल जैसे मेरे 5 सेमेस्टर लगे, तो जैसे मेरा खत्म होगा ये वाला आरपी, उसके बाद मैं फिर से अप्लाई करूंगा, तो मुझे वर्किंग स्टूडेंट की जॉब और 5,000 यूरो अकाउंट में दिखाने पड़ेंगे, जिससे मेरा फिर से एक्सटेंशन हो जाएगा जब तक मेरी मास्टर्स खत्म नहीं होती तब तक। और अगर आपका मास्टर्स खत्म हो गया, आपको चेंज करवाना है, तो आपको वही है कि कंपनी से लेटर दिखाना पड़ता है कि आपके पास जॉब है, और
उसमें अमाउंट भी कुछ होगा जो आपको नेट पे मिलेगा। तो आप सब कुछ देख सकते हैं वहाँ से। फिर उसके बाद आपको एक्सटेंशन मिलता है वीज़ा का। तो सेम आपके स्पाउस के साथ भी होगा। अपने फील्ड में डायरेक्ट जॉब के लिए कोई एंट्रेंस एग्जाम कुछ नहीं देना पड़ता आपको। सीधा लिंक्डइन पे जाओ, आप डायरेक्ट जॉब अप्लाई करो। मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप वहाँ जाके जॉब ढूंढो, आप इंडिया से जॉब ढूंढ लो। लिंक्डइन पे है, जिंग है और स्टेपस्टोन है, जहाँ पे वहाँ की जॉब्स आती हैं। आप डायरेक्ट अप्लाई करो कंपनी से। अगर आपने कंपनी से आपको ऑफर लेटर आ गया, फिर उस ऑफर लेटर से जाके आप वीज़ा ले सकते हो। और यहाँ गल्फ की तरह नहीं है कि कंपनी आपको वीज़ा स्पॉन्सर करेगी या कंपनी ही सब कुछ कर देगी। कंपनी बस आपको ऑफर लेटर देगी, आपको जाके खुद अपना वीज़ा लेना है। और कंपनी शायद कुछ कंपनी आपको रिलोकेशन और वो सब एक अमाउंट देती है, बट यही है कि सब कुछ आपको खुद से करना है यहाँ पर। आप बस ऑनलाइन अप्लाई करोगे, अगर आपकी जॉब लग गई तो आप डायरेक्ट जा सकते हो। जैसे कॉमर्स के अंदर बैचलर्स कोर्स है बीएमएस, उसके अंदर अभी 4 इयर्स का ओवर कि पॉलिटिकल 2 इयर्स बोले 2 इयर्स इधर करना, 2 इयर्स उसको बाहर करना, वो भी कर सकता है। उस पे आईएलटीएस देना कंपलसरी पॉलिटिकल। आईएलटीएस ये कोई इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है, अगर कॉलेज वाले मांग रहे हैं वहाँ वाले तो देना पड़ेगा, नहीं मांग रहे तो नहीं देना होगा। और कभी मैंने बीएमएस 2 इयर्स नहीं मांगे, लोग आईएलटीएस नहीं मांगे, और मैंने 2 साल तक अपना जर्मनी में किया कि मुझे एमबीए भी कैसे करना है, मुझे आईएलटीएस देना पड़ेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है आपको। जैसे मुझे आईएलटीएस नहीं देना पड़ा था क्योंकि मेरे टाइम पे एटीएस नहीं था, और मेरे ट्रांसक्रिप्ट में लिखा हुआ था कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन या तो मीडियम ऑफ एजुकेशन इज इन इंग्लिश। तो बस एक वो ट्रांसक्रिप्ट में एक जो लाइन लिखी है उन्होंने, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इज इन इंग्लिश, वो भी काम कर जाती है कहीं कहीं, कहीं कहीं नहीं करती। अभी हर यूनिवर्सिटी के अपने अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। और अभी तो फॉर एग्जांपल एपीएस आ गया है तो एपीएस में लगता ही है, तो अभी तो 100% कंपलसरी हो गया आईएलटीएस देना। अभी आईएलटीएस जैसे किसी के पास जिसको 3-4 साल का कोर्स है पूरा, जिसको जर्मनी या कनाडा कहीं जाना है, तो आईएलटीएस की पहले प्रिपरेशन के लिए पहले एग्जाम दो। नहीं, आईएलटीएस की वैलिडिटी 2 साल की रहती है, और आईएलटीएस की लाइक एग्जाम रजिस्टर करना इजी है, आपको विद इन अ मंथ या लाइक 15-20 डेज की डेट्स मिल सकती है आगे की। और वो एग्जाम भी ज़्यादा लंबा नहीं होता, 3 घंटे का रिटन टेस्ट होता है, और 3 घंटे का, हाँ 3 घंटे का शायद होता है या कुछ कम होता होगा, और 15-20 मिनट का एक वर्बल टॉक होता है किसी भी एक पर्सन के साथ। तो आईएलटीएस को इतनी बड़ी बात नहीं है, आईएलटीएस को बस खाली लोगों ने बड़ा बना रखा है। और आप आईएलटीएस में कितना भी ले आओ, चाहे 9 बैंड ले आओ, कुछ मैटर नहीं करता। एक जो थ्रेशोल्ड दिया है उन्होंने कि आपको 6 चाहिए या 6.5 चाहिए, अगर आपका 6 और 6.5 आ गया, उसके ऊपर वो कुछ नहीं देखते आपका कि आपका 9 है, आपका 10 है। 9-10 तो आता नहीं, 9 हाईएस्ट है, आपका 9 है, वो कुछ मैटर नहीं करता। उससे आपकी वो इंटेलिजेंस टेस्ट नहीं करते, वो बस एक क्राइटेरिया है जो आपको बस मैच करना है, 6-6.5। कॉमर्स के लिए क्रेडिट स्कोर कितना रहना चाहिए? क्रेडिट स्कोर जो होता है, क्रेडिट स्कोर होता है सब्जेक्ट का क्रेडिट स्कोर मिलता है, हर एक सब्जेक्ट उसका कितना रहना चाहिए? जीपीए वो भी आपको यूनिवर्सिटी से उस पर डिफरेंस होगा। जो यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करेगी उस पर डिपेंड करता है। हाँ, वो भी यूनिवर्सिटी, कोई यूनिवर्सिटी तो डायरेक्ट मेंशन कर देते हैं कि हम इसके नीचे नहीं लेते, या कुछ वेबसाइट्स होती है जैसे शिक्षा अब्रोड है या ऐसी वेबसाइट है जिन पे लोग अपना वो डालते हैं, अपना एक्सपीरियंस डालते हैं, अपना स्कोर डालते हैं कि इतने स्कोर पे मेरा हो रहा है। तो आप ये सब आपको खुद रिसर्च करना पड़ेगा, नेट से ढूंढना पड़ेगा, या आपको लिंक्डइन पे ऐसे लोग ढूंढने पड़ेंगे जो उस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं और उनका कोर्स आपसे मैच हो रहा है, तो आपको उनसे बात करनी पड़ेगी, डायरेक्ट उनको मैसेज करना पड़ेगा। और ये सब आपको खुद से ही रिसर्च, लिंक्डइन पे आप ऐसे बंदे ढूंढो जिनकी प्रोफाइल आपसे मैच होती है, या आपकी यूनिवर्सिटी के कोई पुराने बच्चे होंगे जो वहाँ हैं, एलुमनाई होंगे, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो डायरेक्ट कुछ। जैसे अभी एमबीए में बाहर से होता है एचआर पोजीशन के लिए, अभी एमबीए में बिजनेस की कुछ कैसे बिजनेस को कैसे कंट्रोल करना है, तो डायरेक्ट जॉब मुझे उसमें मिल सकती है, मुझे कल ड्राइविंग या नॉर्मल जो जॉब है वो करनी पड़ेगी? डायरेक्ट जॉब अप्लाई करने में मिलती है, आप इंडिया से अप्लाई करके जाओगे पहले से ही, थोड़ा डिफिकल्ट है डायरेक्ट जॉब मिलना, बट होते हैं लोग इंडिया से भी लेके जाते हैं जॉब, बट उनको जॉब स्टार्ट वो 2 महीने बाद ही कर सकते हैं, 1-2 महीने बाद, क्योंकि जब डॉक्यूमेंट्स आने, जैसे ऐसा थोड़ी है कि आप कल से ही काम करना शुरू कर दोगे, आपको टैक्स आईडी चाहिए,
आपको सोशल सिक्योरिटी और ये सब नंबर्स चाहिए जो कि गवर्नमेंट देती है, और गवर्नमेंट का काम कभी भी थोड़ा तो टाइम लगता है। और बट जनरली क्या स्कोर पे मिलता है? सपोज बी के अंदर 55 आया तो मेरे चांसेस क्या है, या फिर बीकॉम के अंदर 60% एवरेज स्टूडेंट हो तो क्या मुझे ये पब्लिक मिलने के चांसेस है? ये सवाल था। और ये पब्लिक यूनिवर्सिटी में कट ऑफ बहुत ही हाई रहता है। नहीं, कोई कट ऑफ नहीं रहता। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि मेरा दोस्त का अभी 6.6 है, 6.7 पॉइंट पे हुआ, बट उसकी प्रोफाइल, प्रीवियस प्रोफाइल बहुत अच्छी है। उसने लाइक सऊदी से 11th-12th किया था और किंग फहद और कोई यूनिवर्सिटी से, और उसकी लाइक इंग्लिश में फ्लुएंसी बहुत ज़्यादा अच्छी है। वो कुछ, और उसने लेटर ऑफ मोटिवेशन कुछ अच्छा लिखा है। उसके पास प्रीवियस एक्सपीरियंस बहुत अच्छे हैं एलएनटी के और इसके उसके, और क्या बोलते हैं, जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं वो अच्छी हैं उसकी। तो वैसे भी हो सकता है, सिर्फ पॉइंटर से नहीं, सिर्फ ग्रेड काम नहीं आता, बाकी सारी चीजें देखी जाती हैं। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के बारे में बता दो, क्या क्या हो सकती है ताकि बच्चे लोग एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जैसे आपके पास जो भी यूनिवर्सिटी में आपके जो अभी हो कुछ भी होता है, जैसे हर चीज का सर्टिफिकेट लेके रखो। अपने ब्लड बैंक में काम किया उसका सर्टिफिकेट लेके रखो। वो अगर एडमिशन में काम नहीं आए तो आपको स्कॉलरशिप में काम आ जाएंगे। आपके फेस्ट जो आपने ऑर्गेनाइज कराए हैं, या आपने कोई भी इवेंट में पार्टिसिपेट किया है, कोई वर्कशॉप में पार्टिसिपेट किया, सबके सर्टिफिकेट लेके रखो। ये सब सर्टिफिकेट बहुत काम आते हैं आपकी प्रोफाइल बिल्ड करने में। और जैसे स्कॉलरशिप में मुझे भी एक स्कॉलरशिप मिली थी डॉक्यूमेंट स्टाइपेंडियम, वो उसमें हर महीने के 300 यूरो आता है 12 महीने तक, तो विच इज अराउंड 3,600 यूरो मिलता है साल के, 3.5 लाख, जो कि बस वो ऐसे आपकी फीस पे से नहीं रहता कुछ भी, वो बस ऊपर से आपको गवर्नमेंट देती है। आपके ग्रेड अच्छे होंगे, या मेरा 8.6 था बैचलर्स में, बट मैंने एक्टिविटीज और ये सब के बहुत सारे सर्टिफिकेट्स लगाए थे, और एक लेटर ऑफ मोटिवेशन लिखना होता है जिसमें मैंने बहुत कुछ लिख दिया था कि मैंने ये किया है, वो किया है, एनजीओज में काम किया है, ये वो। तो उस वजह से मुझे वो स्कॉलरशिप मिली। वो जो कि बोनस है आपका, ऊपर से 300 यूरो महीने का आपको जो मिल रहा है वो अच्छा ही। क्या स्कॉलरशिप मिलने के आपके सर्कल में ज्यादातर लोगों को मिलती है, क्या रेंज में मिलती है, मतलब 200 से 700 या क्या? नहीं, वो सेम है सबका, 300 यूरो सबको मिलती है। चांसेस ये है कि मेरे ईयर में सिर्फ मुझे मिली थी, उसके बाद बच्चे और बढ़े तो मेरे 3 दोस्तों को, जो एक 2 सालों से लिखते हैं, एक रिजवी से है, उनको मिली थी। तो चांसेस अच्छे हैं अगर आप लेटर अच्छे से लिखते हो और सब कुछ उसमें एक्सप्लेन करते हो आपकी एक्टिविटीज है, तो चांसेस अच्छे हैं मिलने के। और भी दूसरी तरह की स्कॉलरशिप्स भी होती है, बट वो एक है जो सबसे सिंपल है अच्छे लेना। बाकी स्कॉलरशिप्स में कुछ ना कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। हाँ, तो जर्मन के कनाडा में जैसे 16 ईयर कंपल्सरी है, तो आप 15 इयर्स के बाद इसलिए अप्लाई हो सकते हैं, कुछ एक साल और रुकना पड़ेगा। 16 इयर्स कंपल्सरी है वो, बट 4 साल पढ़ाई के होंगे ना वो। नहीं, मेरे देखो मैंने 12 किया, 12 ईयर ग्रेजुएशन हाँ। लास्ट ईयर है, और अगर 15 इयर्स को एजुकेशन के हुए तो जर्मनी में 16 इयर्स कंपल्सरी नहीं है। ये भी आपको नेट से देखना पड़ेगा, बट मेरे को ऐसा नहीं लगता कि कोई भी ऐसा रिक्वायरमेंट है। हाँ, आप 15 इयर्स के बाद भी अप्लाई कर सकते हो। आपका मैनेजमेंट में अप्लाई करोगे ना? हाँ, तो मैनेजमेंट के लिए आपको बस जो भी एक उनके रिक्वायरमेंट्स हैं कैट का या क्रेडिट्स का, वो आपको पूरे करने हैं, फिर आप कितने भी ईयर में अप्लाई कर सकते हो। और आपने जो बोला एलवार, ठीक है, तो मेरा पीएचडी में पीएचडी है, तो मैं उनसे नहीं, एलओआर लेटर ऑफ रिकमेंडेशन होता है कि वो आप किसी से भी नहीं ले सकते। वो आप या तो टीचर से, नहीं पीएचडी, बट उनका आपसे कोई रिलेशन नहीं है ना एजुकेशनली। आप या तो टीचर से ले सकते हो, या आप किसी लाइक आपने कहीं काम किया इंटर्नशिप में, तो आप उनसे ले सकते हो। उसमें लिखना होता है बहुत सारी चीजें, कि वो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आपकी तरफ से नहीं होता, वो उस बंदे की तरफ से लिखा होता है। तो उसमें यही लिखा होता है कि आपने क्या क्या किया है, आप कैसे स्टूडेंट हो, और ये सब, तो उसकी सिग्नेचर रहती है उसमें। हाँ, उनसे एलओआर ले सकते हो, बट इंडिया में यूजुअली यही होता है कि एलओआर आप खुद ही लिख देते हो, और बस आप प्रोफेसर को दे देते हो। आप अपनी तारीफ खुद लिखते हो, प्रोफेसर को दे देते हो, और प्रोफेसर बस पढ़ के साइन मार देते हो।
कोई प्रोफेसर खुद से लिखता नहीं है एलओआर, और लिखता भी कोई है तो उसके पास पहले से एक फॉर्मेट होता है जो सब स्टूडेंट को वो एक ही छाप देता है। किसी भी प्रोफेसर के पास इतना टाइम नहीं होगा कि वो आपके लिए अलग से एक पूरा पेज लिखे। तो किसी ने गुजरात से बी सिविल किया, सिविल इंजीनियरिंग, क्या चांस अच्छा है, मैंने भी बी सिविल किया साबो सिविक्स। गुजरात से किया, हाँ, उनको एजुकेशन के लिए कितनी साल चाहिए? एजुकेशन के बाद क्या, मतलब उनको आगे एमए में एडमिशन लेने का है, आपको कोई सर्विस के लिए चलना है, तो क्या आसान क्या रहेगा? आसान या जो भी अभी आपका टाइम चल रहा है वही आसान है। अगर आपको अभी आपने बैचलर्स खत्म किया है तो आप जल्दी से जल्दी कर लो। आपका गैप हो चुका है 2 साल 3 साल आपने काम किया है, तब भी आप जल्दी से जल्दी कर लो। जो भी है जल्दी से जल्दी कर लो, वही सही टाइम है। ज्यादा रुकना या ज्यादा एज करना वो आई वोंट रिकमेंड, क्योंकि आप वहां जाके भी काम कर सकते हो, एक्सपीरियंस ले सकते हो। बट होता है किसी किसी का कि मुझे 3 साल 4 साल पर काम करना है फील्ड में, उसके बाद मैं जाऊंगा, तो वो भी पर्सनल चॉइस है। ये समझो बी सिविल किया 2 साल हो गए, हाँ तो अभी इनको डायरेक्ट दूसरा वर्क है तो एडमिशन मिलेगा कि हाँ, एडमिशन वही है, अप्लाई करना पड़ेगा, एडमिशन मिल जाएगा। वो यूनिवर्सिटी तो बहुत सारी है, वो तो सब खुद से, जो बंदा है जिसको अप्लाई करना है उसको खुद से रिसर्च करना पड़ेगा। कहीं भी कर सकते हो, जर्मनी में, डेनमार्क है, पोलैंड है, फिनलैंड है। तो मैं आपका सवाल है कि वहाँ जाने के लिए बहुत वीजा के थ्रू जाए या एजुकेशन के थ्रू जाए? तो एजुकेशन के थ्रू जाना जल्दी है, बहुत भी मिलता है, पर चांसेस कम है। लोग जाते भी है, वो लोग बताया था काफी टाइम से, उन्होंने थोड़ा डिटेल बताया हुआ है। इंशाल्लाह वो वीडियो में लिंक भी शेयर करेंगे, तो उसको आप मतलब तफसील से बताया था। हाँ, हो सकता है दोनों ऑप्शन अवेलेबल है, बट एजुकेशन के थ्रू अगर आपने वो क्राइटेरिया फॉलो किया और देकर इंशाल्लाह मिल जाएगा। तो फीस कितनी आपके हिसाब से? फीस कुछ भी नहीं है, फ्री है, फ्री है। समझो बी सिविल करने के बाद एमए में एडमिशन मिलेगा, एमएससी। हाँ, एमएससी एमई वही, फीस नहीं है, फ्री है, बट उसमें भी टर्म्स एंड कंडीशन का, तो वो थोड़ा डिटेल में जाना पड़ता है, लाइक खुद ही चेक करना पड़ता है। कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज में नहीं है, कुछ में है, कुछ कोर्सेज में नहीं है, कुछ में है, तो वैसे सबको अपने हिसाब से देख के। वहाँ गए जर्मनी, पोलैंड में, तो उसका खर्चा कितना है? मंथली 80,000 70,000, बट वो उसके बिना आप जा नहीं सकते ना, आपको पहले ही भरना पड़ता है, जैसे मैंने पहले बता दिया है। अगर जो भी बंदा है जिसको भी जाना है, तो आप उसको यूट्यूब की लिंक जो भाई ने बनाई है वो आप शेयर कर दें, तो मैं पहले ये सब सवालों के जवाब दे दिए, तो उनको समझ में आ जाएगा। मेडिकल कॉलेजेस भी फ्री है, सब नहीं फ्री है। अच्छा, अभी हम लोग ये सेशन को 5 मिनट में रैप करेंगे। इसका भी 2 सवाल और फटाफट पूछिए। कुछ भी नहीं होता मास्टर्स में, कुछ भी नहीं होता मास्टर्स में। एग्जाम देने जाओ, एग्जाम क्लियर करो, आपको जो सब्जेक्ट चाहिए आप अपने हिसाब से सिलेक्ट करो। जैसे मैं पूरे सेमेस्टर क्लास नहीं जाता, सीधा एग्जाम देने जाता हूँ, तो मेरी मर्जी होती है, जो एग्जाम मुझे अच्छा लगता है, मुझे देना है वो देता हूँ, नहीं तो नहीं देता। जैसे इंडिया में होता है वैसे सेम, बस 1 घंटे का होता है, ज्यादा लंबे नहीं होते, सीधा फाइनल। ईसीटीएस सेम जैसे हमारे इंडिया में क्रेडिट्स होते हैं, वहाँ ईसीटीएस होता है। कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है, वो इतना मैटर नहीं करता। हाँ, तो जैसे हमारे पर सेमेस्टर के क्रेडिट्स कितने होते हैं, 27 28, वैसे उनके भी वही सेम क्राइटेरिया होता है ना, वो कैलकुलेट करते हैं ना आपको करने की जरूरत है, वो डायरेक्ट आपके क्रेडिट्स देख के करते हैं। जैसे आपके 3 क्रेडिट है, अब जैसे 27 क्रेडिट्स होते हैं एक सेमेस्टर में, आपके 6 क्रेडिट मैथ्स के हैं या 6 क्रेडिट फिजिक्स के हैं, तो वैसे ही उनके भी सेम होते हैं। 120 मतलब वो 4 सेमेस्टर के हैं, तो ईसीटीएस कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, वो बस खाली ऐसे ही लोग वो करते हैं। सेम है ईसीटीएस, जो उनके क्रेडिट्स है सेम हमारे क्रेडिट्स है, वो ना वो देखते। हाउसिंग क्राइसिस का सीन, हाउसिंग महंगा है, क्राइसिस तो नहीं है, बट मिल जाता है, बट बहुत महंगा मिलता है। आपको स्टूडेंट होम मिलेगा तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी स्टूडेंट होम में रहता हूँ, तो मेरा वो होगा 360 रेंट,
अगर वही कोई प्राइवेट में रह रहा है, शेयरिंग में तीन लोगों के साथ शेयरिंग होता है, बट रूम खुद का होता है। आपको किचन और वॉशरूम शेयर करना पड़ता है, बट रूम आपके साथ कोई शेयर नहीं करता। और तो अगर आप प्राइवेट में जा रहे हो तो वही आपका रेंट 500 से 600 तक चला जाता है। वो ढूंढना पड़ता है, बहुत मेहनत लगती है ढूंढने में। हाँ, सबसे आपको एडमिशन भी मिल जाएगा, बट आपको रूम नहीं मिलेगा, ये सबसे बड़ी बात है। यहाँ से क्या? हाँ, अकोमोडेशन यहीं से करना पड़ेगा, आप वहाँ जाके नहीं ढूंढ सकते। ऑनलाइन फेसबुक और बहुत सारे ऐप्स होते हैं जब। और एक चीज रिकमेंड करूंगा, जैसे आप सब लोग अभी सब लोग वो कर रहे हो कि आपको जाना है, तो आप सब लोग आपस में नंबर शेयर करके एक ग्रुप बना लें। फिर उसमें ही जिसका सवाल हो, जिसने कभी सॉल्व किया हो वो सवाल, तो वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देगा। वैसे ही बहुत सारे ग्रुप्स हैं व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, एक इंस्टाग्राम पे पेज है भारत इन जर्मनी, वो उसका भी बहुत सारा कंटेंट सही है। उसके फेसबुक पे ग्रुप्स हैं जहां आप सवाल, फेसबुक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है वहाँ के लिए। उसमें उसके ग्रुप्स में आप सवाल डालोगे, जिसने वो सवाल फेस किया है पहले, तो वो उसका जवाब दे देता है। और आप आपस में भी अपने दोस्तों में एक ग्रुप बना लें जिसमें आपने कभी कुछ फेस किया हो, तो आप एक दूसरे से शेयर कर सकते। जर्मनी के लिए जैसे IELTS एग्जाम देना पड़ता है, फिर जाके MBA करना है, तो MBA के लिए कोई एग्जाम देना है? वो यूनिवर्सिटी पे डिपेंड होता है, जैसे कैट और जो भी क्या बोला था दूसरा, जीमैट और वो सब, वो कोर्स पे डिपेंड करता है। जैसे तुम में कोर्स था मास्टर्स इन मैनेजमेंट, उसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी पहले, तो बच्चे बहुत आ गए, 300-400 बच्चे हो गए एक क्लास में। तो उस वजह से उन्होंने वो हटा दिया। अब वही बच्चे नीचे आके 80-50 बच्चे हो गए। यूनिवर्सिटी अलग-अलग हाँ हाँ, यूनिवर्सिटी पे अलग अलग है। सब आपको खुद से देखना पड़ेगा, रिसर्च करनी पड़ेगी। इसलिए मैंने बोला ना सबसे पहले कि रिसर्च में ही 6 महीना लग जाएगा आपको अपने कोर्सेज ढूंढने ढंग से। और कोई सवाल? गेट का होता है, जैसे कुछ कुछ कोर्सेज थे तुम में भी जिसमें वो लोग गेट मांग रहे थे, और मेरा स्कोर था तो मैंने भेज दिया था वहाँ पे, बट उसमें नहीं हुआ था मेरा। बट गेट मांगते कहीं कहीं, आपको अगर आप दे सकते हो तो दे दो। APS नहीं स्किप कर सकते, नॉट पॉसिबल। हाँ, 12th के बाद तो मैटर करता है, कॉलेज स्टूडेंट को लेगा और वो सब के लिए आपको दिखाना पड़ता है। ठीक है, नहीं, मास्टर्स में नहीं। हमारी जो मास्टर है और जो हमारे जो हेल्पर्स कोऑर्डिनेटर थे, उनके पास 1 बजे का टाइम था, तो हम लोग ये सेशन यहीं पे रैप करेंगे। और आके 5-7 मिनट अवेलेबल है, तो अगर आपको कोई पर्सनली पूछना हो तो पूछ सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा भी अगर आपको कोई सवाल बाद में भी आते हैं, इसमें तो आप मना टॉपिक से कोऑर्डिनेट करें, इंशाल्लाह वो हमारे एक्सपर्ट को कोऑर्डिनेट करके आपको जवाब देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जज़ाकल्लाह आने के लिए। और अगर आप लोग अगर MWF की वेबसाइट पर रजिस्टर नहीं है तो वहाँ पे रजिस्टर हो जाओ। तो इसमें क्या होगा कि कम से कम जो भी इस लाइन की इंफॉर्मेशन होगी या सेशन होंगे, तो हम आपको कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, आपसे कोलैबोरेट कर सकते हैं, ठीक है। जज़ाकल्लाह फॉर जॉइनिंग। मार्क भाई, एनी लास्ट वर्ड? सुफियान भाई, बंदा मोहम्मद अच्छी ना आप बता करें। तो भाई मूवनो नेरो बार आओ એટલે અમેરિકન કેનેડા છોડો, आओ યુરોપ, अच्छी जॉब लो, अच्छी एजुकेशन लो, એટલે आओ તમારા જેવો મૂવી ઉંમર જ આવી જો એટલે અચ્છું છે ઇન્શાલ્લાહ જેટલું થાય આપણે સપોર્ટ કરશું। जज़ाकल्लाह फॉर मोटिवेशन, इंशाल्लाह स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बनते हैं। ठीक है, तो आई एम जस्ट एंडिंग दिस सेशन, रूम सेशन ऑल्सो। अल्लाह हाफ़िज़। हाँ भाई, हाँ बोलो। मेरा सवाल ये था कि आप जो भी मास भाई अगर तौफीक भाई है जो वो वहाँ पे जर्मनी में रह रहे हो अभी, उनकी कौन सा मतलब एरिया कौन सा है, वो शहर कौन सा है, वो शेयर करेंगे प्लीज। मैं बर्लिन में रहता हूँ। और मैं म्यूनिक में। हाँ, तो मास भाई बर्लिन में है और आदिल भाई म्यूनिक में है। चलो, जज़ाकल्लाह खैर।
हम तो एंड में यही है कि आप सब लोग